के बाहर जो दरख्त लगा हुआ है खजूर का, उस पे खजूरें लगती हैं या कोई दिरहम रियाल डॉलर लगते हैं? फायरवॉल है क्या बेसिकली? सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए ये बता देंगे फायरवॉल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं। क्या समझते हैं कि यार ये साजिद भाई ने वीडियो डाली थी, वायरल होगी, मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई, मुनीर भाई की वीडियो मिलियन मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई, तो ये पता नहीं मैं भी वीडियो डालूंगा तो ये मिलियन व्यूज़ हो क्रॉस कर जाएगी, जाएगी। हाँ। यहाँ तो लोग सुनते ही हैं कि भाईजान उसके घर में क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, उसने गाड़ी कौन सी ले ली, उसने लग्जरी कौन सी है, उनके बेडरूम में क्या हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ ये चीज़ चल रही है। ऑन द एवरेज मुझे पता है, तो मैंने उसकी एक वीडियो बना दी कि आपने सीपीएम कैसे चेक करने ठीक है। हैं। आप इस्लामिक पॉडकास्ट करेंगे, माजरत मेरा कोई मतलब आई डोंट वांट टू, आप कभी भी मुफ्ती तारिक मसूद का मुकाबला नहीं कर सकते व्यूअरशिप के एग्रीड अंदर, ठीक है। एग्रीड। तो फिर ये किस तरह चल रहा है? आपका जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो तो करता ही ये है। क्या नाम मेरे जेन से निकल गया। अब इस पॉडकास्ट में वैल्यू निकालना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप पूछते हैं ध्रुव राठी क्यों नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान में, भाई यही वजह है ध्रुव राठी पैदा नहीं हुआ ना। इंटरव्यू में और पॉडकास्ट में फ़र्क क्या है? इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सवाल पूछता है और गेस्ट को इजाज़त देता है कि भैया आप पूरा प्रॉपर आंसर करें, मैं चुप करके बैठ के आपको। डॉक्टर अफान को अल्लाह पाक ने अगर वो सलाहियत दे दी है, जी। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी यूट्यूब तो नसीब है, जब नसीब में होगा तो चल जाएगा। एक चैनल है आजकल बड़ा मशहूर है, मैग्नेट्स मीडिया। ये अब कैमरा ऐसे चलेगा एडिटिंग के अंदर कि आपके और मेरे दरमियान से गुजर जाएगा कैमरा, सही है। ठीक है। तो पैरालैक्स हम इसे कहते हैं, या मेरे पीछे से आएगा यूं करके, यहाँ से निकलेगा कैमरा और वहाँ से निकल जाएगा, इस इफेक्ट को कहते हैं पैरालैक्स। ठीक है। यूट्यूब शेयर करने पे आपका चैनल डिलीट कर देता है। ठीक है। मैंने कहा यार कॉमन सेंस है भाई, यूट्यूब ने शेयर का बटन दिया क्यों है? कैश का चैनल चल रहे हैं, अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। वो कहता है तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ख़ास दोस्त को दावत दी है। आज एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने दिल की बातें आपसे करेगा। एक ऐसा पाकिस्तानी आपसे बातें करेगा जिन्होंने अपनी स्टडी के दौरान गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में ही रह के स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए एक डिफरेंट डेस्टिनेशन चूज़ की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। गोरों के साथ भी काम किया, अरबियों के साथ भी काम किया, कालों के साथ भी काम किया। बड़ा डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ एक रैट रेस है जो 9 to 5 की, उसी में नहीं रहे, बल्कि डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर भी इन्होंने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। और पिछले कई सालों से पाकिस्तानियों को यूट्यूब के ऊपर भी एजुकेट कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर एक बड़ी मुनफरिद इनकी रिसर्च है। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, उस स्ट्रगल को आसान करते हैं ये। मैं ख़ुद भी इनसे मशवरा लूँगा। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सेशन किया है। कोशिश करेंगे कि आज जो पहले वाला सेशन हुआ है पर्सपेक्टिव उससे थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाए। ये जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आजकल ये जो एक नया वाबेला हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है फायरवॉल को लेके, क्योंकि आईटी एक्सपर्ट भी है, आईटी की डोमेन से इनका ताल्लुक है, साथ में शौकिया तौर पे यूट्यूब पढ़ाते भी हैं और यूट्यूब करते भी हैं, व्लॉगर भी हैं, ट्रैवल व्लॉगर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे पहले कि मैं और ज़्यादा तमहीद बांधूँ, मैं चाहूँगा कि जनाब मेरे आज के मेहमान मेहर साजिद साहब इनसे बातचीत करें और आपकी मुलाकात कराएं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम मुनीर सर भाई। कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फाइनली हमारा। अच्छा, मेरे बहुत सारे गेस्टों के साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है, टाइम नहीं हो पाता, कभी मेरी मसरूफियत कभी उनकी मसरूफियत। लास्ट टाइम भी आप आए तो आप आ रहे थे आप बल्कि पाकिस्तान में आके अपनी मसरूफियत जी में बिल्कुल, बिजी थी और मैं पाकिस्तान से जा रहा था, ऐसे तो ही है। इस वजह से लास्ट टाइम भी नहीं हुआ इस दफ़ा, लेकिन मैंने पकड़ लिया आपको। बस वो असल में टाइम ऐसा था कि ना मैं आता हूँ एक वीक के लिए, हम्म। तो एक वीक के अंदर फिर अपॉइंटमेंट्स जो है ना काफ़ी सारी स्केड्यूल्ड होती हैं, लाहौर मोहब्बत भी है, कम है क्या इस्लामाबाद भी है। पाकिस्तान से? मोहब्बत ज़्यादा है इसलिए हर महीने आता हूँ। महीने में 1 वीक इधर और 3 वीक उधर। बिल्कुल ऐसे, बस मैं वालदैन यूँ समझ लें कि हम अब बड़े हो रहे हैं तो वालदैन बुज़ुर्ग हो रहे हैं, हम्म। तो आई थिंक मेरी कोशिश होती है कि जितना टाइम उनके साथ गुजार सकें मैक्सिमम माशाल्लाह गुजारा जाए। सर, बड़ा नेक आपका ये जो है ना सोच है, अल्लाह ताला इसमें और खैर बरकत डाले। सर मुझे ये बताइएगा कि इनिशियल लाइफ महर साजिद साहब की कहाँ से स्टार्ट हुई, एजुकेशन कहाँ से हासिल की? सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। महार साजिद जो है वो मोहल्ला दीवान बाग मुल्तान में पैदा हुआ। क्या बात है। उसके इर्द गिर्द जो उसके यार दोस्त थे वो इलेक्ट्रिशियन थे, टांगे वाला, घोड़े वाला, हम्म। कोई मिस्त्री, मैकेनिक, मजदूर, ये सारे मेरे बचपन के दोस्त थे। अब डेफिनेटली इन लोगों में से कोई बात करेगा तो बिज़नेस की और एंटरप्रेन्योरशिप की तो कोई बात नहीं करेगा। वो हम्म। उनकी मतलब अपना एक कैलिबर, अपनी एक बिल्कुल चीज़ें ठीक हैं। है। वो मेरे अभी भी दोस्त हैं, अभी भी उनसे मिलता हूँ, हम अभी भी बैठते हैं। सो जो है नो डिसरिगार्ड टू देम, आई स्टिल रिस्पेक्ट देम, लेकिन एक फ़र्क होता है जब आप जैसे। पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में बैठते हैं लोगों के साथ, तो
हमारे साथ ये सब वहाँ हुए। अब घर वालों की कोशिश ये होती थी कि यार ये ना बाहर ना जाए, वो लोगों से इंटरेक्ट ना करे। दादा अबू जो है वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो पहले वो बंदे थे जो गाँव से शिफ्ट हुए शहर के अंदर। ठीक है। और मेरे वालिद साहब जो है उनके बड़े बेटे थे, तो मैं अपने वालिद साहब का बड़ा बेटा हूँ। तो यूँ समझ लें कि वो जो स्ट्रगलिंग फेज़ था शुरू का, तो मैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट था। उस वक्त ठीक तक है। कोई इतनी वेल ऑफ फैमिली हमारी नहीं थी। दादा वो एक स्कूल टीचर थे, खाने वाले ज़्यादा थे, कमाने वाला एक था, तो वो मसले मसाइल चलते थे हमारे साथ वहाँ से। तो एक बहुत नालायक किस्म का स्टूडेंट था मैं। और वो नालायक की ऐसी थी कि मैंने एफएससी 4 साल में की और 2 साल फेल होता रहा। बीएससी मैंने थर्ड ईयर में एज ए होल फेल था। और फोर्थ ईयर में आके बस एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, पर मैं यूँ बता दूँ आपको कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। और अच्छा। मैं 11 महीने हॉस्पिटलाइज रहा। और वो 11 महीने अस्पताल के बेड पे मुझे सोचने का मौका मिला, और बड़ा कुछ मैंने सोचा बैठ के। अब आप पड़े होते हैं ना बेड के ऊपर, बिस्तर मर्ग पे एक किस्म के पड़े होते हैं, और वहाँ पे जो है ना आपके पास सोचने का बड़ा टाइम होता है कि अल्लाह मैं के पास जा रहा हूँ तो क्या होगा, नहीं गया तो क्या होगा, क्या क्या ऑप्शन हैं। वहाँ से थॉट प्रोसेस मेरा चेंज हुआ। और देन अस्पताल से जो साजिद निकला, ही वॉज अ टोटली डिफरेंट मैन। आप यूँ समझ लें बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह पाक यूँ समझ लें कि टेक्निकल टर्म में कहते हैं लेप्रोटमी हुई थी मेरी। तो डॉक्टर कहते हैं जिसकी लेप्रोटमी हो और वो नॉर्मल हो जाए ना, तो ये एक नई लाइफ ही होती है। सही। तो अल्लाह पाक ने एक नई लाइफ दी। और वो जो साजिद था ना, यूँ समझ लें कि जो बिल्कुल ही नालायक था, उसने एक चीज़ डिसाइड की कि यार मैंने करना है। ना सिर्फ मैंने करना है, मैंने करके प्रूव करना है। ठीक है। उसके बाद वो बीएससी मैंने 1 गो में क्लियर की, डेढ़ विद इन 1.5 मंथ्स। ठीक है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर था मेरा, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 2 साल के इकट्ठे एग्जाम्स थे। मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी थी। उसके बाद जब मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ तो मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया। वाह। तो अब मेरी फैमिली वाले हैरान परेशान थे कि यार ये यकदम हुआ क्या है कि टीचर तो नहीं खरीदा? बीएससी तक ये चलता रहा। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में, मुझे याद है मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था। मेरी पहली मैं ये एडवाइस भी दूंगा तमाम यंगस्टर्स को ना, जो जो जॉब स्टार्ट करते हैं। जी। मेरा पहला इंटरव्यू था वहदत रोड के ऊपर इब्रार सेंटर में। ठीक है। और वहाँ पे एक कॉल सेंटर था, सेफ हाउस यूके के नाम से। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। उनको वेब डेवलपमेंट के लिए कोई चाहिए था। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया आपको सैलरी कितनी चाहिए। मैंने कहा इतनी दे दें कि मैं एक दफ़ा मुल्तान घर चला जाया करूं और 2 वक्त की रोटी खा ले करूं, अपना रेंट दे दूं। क्या बात। मैंने उन्हें फिगर नहीं बताई, फिगर नहीं बताई। और एक वो ज़माना आया कि मैं सैलरी की वजह से इंटरव्यू दे के जॉब छोड़ के आया था, तो भाई आपको वारा नहीं खा रहा, आप नहीं रखें। लेकिन स्टार्ट के अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन स्टिल आई नो माई वर्थ कि यार मैं मार्केट में एंटर हो रहा हूँ। तो स्टार्ट में आप सैलरी पे फोकस नहीं करें, सही है। स्टार्ट में आप जहाँ रखें। तो मैं उसके बाद मेरी नेक्स्ट जॉब हुई विजनरी कंप्यूटर सॉल्यूशंस के अंदर एज ए इंटरनी सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है। तो वहाँ पे आई थिंक अभी भी होते हैं शाहिद बेग साहब, मेरे मेंटोर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर मैं नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ चला गया। नेटसोल टेक्नोलॉजी से मैं अवांजा सॉल्यूशंस चला गया। अवांजा सॉल्यूशंस से मैं अफ्रीका चला गया, फ्रॉम देयर साइड ना रीजनल मैनेजर बन के, विद एन अमेरिकन कंपनी पार्टनरशिप। वहाँ पे हमारी लोकल पार्टनरशिप थी एनसीआर के साथ। देन आई रिज़ाइंड। फिर मैंने वहाँ पे एक स्टार्टअप था, चैलेंजिंग था डेफिनेटली। अब आपने जंप अप करना है ना, तो आपने कुछ नया करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है। तो वहाँ से फिर मैंने एक स्टार्टअप था कैमरोन में। वो एक तो फ्रेंच स्पीकिंग जोन था, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी। ठीक है। दूसरा बिल्कुल ही मैं समझ लें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, लेकिन मुझे पता था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे मैंने एक पार्टनरशिप के ऊपर एक कंपनी हमने स्टार्ट की, स्टार्टअप लिया, एक फिनटेक स्टार्टअप लिया। और गोल उसका यह था कि स्टार्टअप को हमने ग्रो करना है, ग्रो करके इसको सेल कर देना है। ठीक है। तो जैसे कैपिटल वेंचर्स होते हैं ना, उस तरह का काम फिर मैंने शुरू किया। चैलेंजिंग था, लैंग्वेज सीखनी पड़ी, काफ़ी मसले मसाइल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वहाँ पे एक यूँ समझ लें कि 3 डिफरेंट कंट्रीज़ का हमने एक पेमेंट गेटवेज बनाए, जो कि तीनों कंट्रीज़ के दरमियान में पेमेंट करवाते थे। ठीक है। ठीक है। तो वो हमने फिर एक सक्सेसफुल कंप्लीशन की। उसके बाद फिर एक और हमने वेंचर स्टार्ट किया वहाँ पे। इवेंचुअली फिर हुआ ये कि मेरी वालदा की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, और मुझे फ़र्स्ट टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत दूर बैठा हूँ मैं, मुझे वापस आते आते तो बड़ा टाइम लग जाता है। सही। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से पाकिस्तान आऊँगा। पाकिस्तान में वापस आया, 3-4 महीने यहाँ रहा, लेकिन रहा नहीं गया। फिर मेरे पास जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन थी वो थी कि मैं किसी गल्फ़ के नियरेस्ट कंट्री में मूव कर जाऊँ, जहाँ से मैं बहुत जल्द आ भी सकूँ, इंटरेक्शन रख भी सकूँ। ठीक है। तो फिर मैं बहरीन में मैंने जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली।
एक बैंक के अंदर, क्योंकि मेरा सारा एक्सपीरियंस बैंकिंग का था, आईटी का था, तो आईटी पेमेंट एप्लीकेशंस के हवाले से मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो मैंने ग्रैब कर ली, तो वहाँ पे उससे मेरा रेजिडेंस प्रमोट हो गया। बाकी मैं एक छोटी सी एजेंसी चलाता हूँ कंटेंट क्रिएशन की, इसमें मेरी एक टीम है, हमारा ग्रुप है, वो मैं पढ़ाता हूँ कंटेंट क्रिएशन, और हम यूट्यूब के ऊपर से पैसे भी कमाते हैं, पैसे कमाना सिखाते भी हैं। तो वो अब एक पार्ट टाइम चीज़ शुरू की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब लोगों की सैलरीज भी निकाल रही है, वो प्रॉफिट भी दे रही है, और उससे काफ़ी ज़्यादा सर्कल चल रहा बिल्कुल है। ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है गोल्ड मेडलिस्ट होने का जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं ना, तो फिर तो कहीं ना कहीं वो नशा रहता है कि यार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आपने दो बाहर की कंट्री चूज़ की और दोनों ही को बहुत प्रीमियम कंट्री नहीं है। इवन गल्फ़ के अंदर भी बहरीन को बहुत मतलब फ्लरिश कंट्री नहीं है। इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी जहाँ पे आप गए वो भी पसमानदा ही हुआ है। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए कि कैसा रहा आपका, क्योंकि लोगों के जहन में यही है कि अफ्रीका अफ्रीका तो पाकिस्तान से भी गिरा गया गुजरा है, जबकि हकीकत ऐसे नहीं है। सर मुझे अगर कहा जाए कि आपको रहने के लिए कोई कंट्री सेलेक्ट करना है, कौन सा करेंगे, हम्म। मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, मैं कहूँगा युगांडा में रहूँगा मैं। अच्छा, अमन ओमान की सूरत ठीक है वहाँ? बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मुझसे कहे कि आपको घूमने फिरने के लिए कोई जगह चाहिए, कहाँ जाना चाहेंगे, तो मैं उसमें टर्की प्रेफर करूँगा। ठीक है। ठीक है। और अगर मुझसे कोई कहे कि अगर आपको मतलब है जो समझ लें कि पाकिस्तान को ठीक कर दें या पाकिस्तान की थोड़ी सी बेहतरी ले आएँ, हम्म, तो क्या आप पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे या युगांडा को प्रेफर करेंगे, तो मैं पाकिस्तान को प्रेफर करूँगा। ठीक है। तो मैं ये मतलब मैं अफ्रीका, आज से 30 साल पहले का अफ्रीका देखें, दुबई भी 30 साल में चेंज हुआ है। हाँ सही है बिल्कुल। बहुत टोटली डिफरेंट है अफ्रीका। हम्म। 2013 में जब मैं वहाँ गया था, वहाँ पे 4G चलता था, पाकिस्तान में 3G था। हम्म। नैरोबी को आप ज़रा सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, देखें उनका कैपिटल उन्होंने किस तरह का डेवलप कर दिया है। ठीक है। एथोपियन एयरलाइन जो है वो इस वक्त अफ्रीका की टॉप की एयरलाइन है। ये का कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है एथोपियन बिल्कुल एयरलाइन सही से, है। कीनिया एयरवेज से। अच्छा, टूरिज्म के हवाले से देख लें, कीनिया के अंदर इतना टूरिज्म है, कीनिया, तंजानिया और युगांडा के अंदर इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कितने लोग बाहर से हर साल आते हैं। तो उन्होंने अपनी हर तरफ से जो है ना कवर किया है। सिक्योरिटी के आप कोई मसाइल नहीं है वहाँ पे। लोग जो है वो वहाँ पे, मैं खुद ड्राइव करता था बाय रोड, जब भी छुट्टी होनी मैंने कभी सफारी पे निकल जाना, कभी किसी गांव में निकल जाना, ऐसे एक्सप्लोर करना, डिफरेंट लोगों जो है सड़क किनारे बैठ के पराठे खा लेने वहाँ पे। पराठा अंडा वैसे ही मिलता है वहाँ पे। वो आप यहाँ पे भी अक्सर दिखे आपकी पिक्चर्स में, मैंने यहाँ पे भी आप सड़कों पे बैठ के खा रहे होते, ये चक्कर क्या है? बहुत पसंद है क्या रोड कॉर्नर साइड पे बैठ के खाना? मुझे ना हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को हम्बल रखूँ, अपना जो माजी है ना उसको ना भूलूँ। ठीक है। कभी मेरे अंदर ये फैक्टर ना आए मुनीर भाई कि अल्लाह पाक ने कुछ दे दिया तो अब ये लोग कुछ और हो गए हैं। तो मैं सादा पहनता हूँ। मुझसे अक्सर कहते हैं यार आप ब्लैक शर्ट पहनते हैं, और मेरी ब्लैक ही होती हैं बहुत सारी शर्ट्स। अब ये है, ये भी प्लेन शर्ट है। बिल्कुल सही। तो मैं जाता हूँ प्लेन शर्ट ली, सिंपल सा बनता हूँ, सिंपलिसिटी पसंद करता हूँ, कपड़े भी सिंपल पहनता हूँ, रहता भी सिंपल हूँ, और लाइफ बड़ी इजी रहती है इसके अंदर। इससे ना इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि बैंक अकाउंट में इतना पैसा उबल रहा है इस वक्त कि ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ये ब्रांडों में जाओ। सर वो ना एक चीज़ जो मलिक माइंड, रियाज भी यही कहता है ना, मैं इसलिए मैंने थोड़ा सा रिलेट किया। वो भी बिल्कुल सादा धोती में फिर रहा होता है, सादा शर्ट, कोई चक्कर ही नहीं। एक क्या कहते हैं उसको, कॉटन के उसने वो पहनी होती शर्ट और नीचे धोती, स्कूल माहौल, मिठे आज चौल। मैं सुबह गया हुआ था, वो एक न्यूज़ पे इंटरव्यू था ना, मुझे उन्होंने कहा जी आप, मैंने नीचे से खुली चप्पल पहनी हुई, अभी वही पहनी हुई है, और उन्होंने कहा जी आपको कोड देते हैं। मैंने कहा क्यों कोड देते हैं भाई, मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है, मैं ऐसे ही कैमरे पे बैठूंगा, ऐसे ही बात करूंगा, मैं कैजुअल आया हूँ, आप कैजुअल ले मुझे। तो उन्होंने फिर कॉल किया, उन्होंने कहा जी वो गेस्ट कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसे बैठना चाहते बिठा दें। ठीक है। तो आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दिस थिंग। तो ये जो आप कह रहे हैं ना खाना कहाँ खाते रहते हैं, इट्स माई लाइफ स्टाइल। मुझे आज की आपकी पिक्चर थी मेरा ख्याल जी है, जी, आप कहीं पे बैठे हुए थे, मेरा ख्याल लाहौर की कोई जगह थी शायद। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मेरा 8:40 पे मैंने पहुँचना था, ठीक है। तो मेरे पास 20 मिनट से। अब वो उसके एक न्यूज़ के ऑफिस के बाहर ही ना एक ढाबे वाला था, लगा हुआ था। बेंच पे बैठे खा मैंने रहे वहीं गाड़ी खड़ी की, वहीं बेंच पे बैठ के चने रोटी खाई, भूख लग रही थी वहाँ से। इस्लामाबाद से आया था, रास्ते में मैंने गाड़ी रोकी इसलिए नहीं कि मुझे टाइम पे पहुँचना था। मैं 4 बजे निकला था, 4.5 घंटे का ट्रैवल है, तो पूरी एग्जैक्टली 8:30 बजे मैंने पहुँचना था। ठीक है। बिल्कुल दरमियान में मार्जिन नहीं था, तो मैं रुका नहीं दरमियान में। तो फिर यहाँ आ गया, थोड़ा सा 20 मिनट पहले आ गया, तो मैंने खाना खा लिया, वरना उसके बाद खा लेता। अच्छा, वैसे जब पैसा आता है तो ये वैसे भी मतलब हमारा दीन भी सिखाता है कि आप अपने ऊपर अच्छा लगाएं, अच्छा पहने, सारा कुछ करें। क्या ख्वाहिश नहीं है इस चीज़ की कि यार क्या है, मतलब इसमें कुछ लोग होते हैं ना, हमारा एक दोस्त है मेरे ख्याल आप भी जानते हैं उनको, अब वो हर वक्त सिर्फ ब्लैक पहनते हैं। मैंने उनको पूछा यार क्यों? कहते भजन, मैंने रोज़ किसी ना किसी टीवी चैनल पे बैठना होता है, जा कहता किधर मैं अपनी वार्डरोब जो है ना उसको सजाता फिरूँगा, कहता ब्लैक है, फ़र्क ही नहीं पड़ता।
एक ही जैसा पहनता हूँ, एक ही जैसा करता हूँ, तो चलो ये समझ आती है उनकी। आपकी थ्योरी में क्या एक होता है कि इंसान जानबूझ के नहीं करता, एक है कि नहीं यार बस ठीक है, इन चीज़ों से मैं बाहर निकल आया हूँ, देख लिया, एंजॉय कर लिया, अब बिल्कुल सादगी। मुंदिर भाई, मैंने एक चीज़ 7 साल में सीखी पैसों के हवाले से ना, कमाने के हवाले से। मैं वो शेयर करता हूँ आपकी ऑडियंस के जी। साथ। कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें, ठीक है जी, पैसे कमाएं, ठीक है जी। और कुछ नैरेटिव ये आता है कि जी पैसे कमा लें, ठीक है ना, और अब मतलब यूँ समझ लें कि पैसे कमाने के लिए आप दिन रात लगे रहें, ठीक ठीक है। है। और दूसरा नैरेटिव ये आता है कि नहीं जी, नहीं नहीं, पैसा कुछ होता ही नहीं है, हम्म। पैसा हाथों की मैल है। हाँ। तो आप जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करें। मेरे दादा, मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा बेटा पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हो। हम्म। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। उन्होंने कहा पैसे कमा के क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं घर लूँगा। घर लेके क्या करोगे। मैंने कहा मैं गाड़ी लूँगा। गाड़ी लेके क्या करोगे। मैंने कहा मैं प्लॉट श्लॉट लूँगा। प्लॉट भी ले लिया, फिर क्या करोगे। मैंने कहा बैंक बैलेंस बनाऊँगा। बैंक बैलेंस भी बन गया, फिर क्या करोगे। मैंने कहा अब्बा जी, मैंने अब्बा जी कहता था, मैंने कहा अब्बा जी खुश रहूँगा। हम्म। कहते बेटा खुशी चाहते हो, खुशी चाहिए तुम्हें। हम्म। मैंने कहा भाई हर किसी को खुशी चाहिए, हम्म। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चाहिए खुशी। कहते बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं। मैंने कहा जी। तुम सारे अच्छी गाड़ियों में घूमते हो, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हो। मैंने कहा जी ऐसे ही है। अच्छे फ़ोन होते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिद के पास अच्छे फ़ोन होते हैं। मैंने कहा जी ऐसे ही है। कहते कभी अपने वालिद के, जो मेरे वालिद के चचा के लड़के हैं, मेरे दादाबू के भाई के बेटे, गाँव में रहते हैं, प्याज पे रोटी रख के खाते हैं, नमक मिर्चों के साथ। बेटा एक बात ना अपने दिल पे हाथ रख के बता, वो गांव में बैठा हुआ मेरे भाई का बेटा तुझे ज़्यादा हंसता हुआ खुश नज़र आता है, या तेरा बाप तुझे ज़्यादा हंसता हुआ खुश नज़र आता है। गहरी बात। और मेरे ना उस वक्त ना ऐसे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार क्या बात कर दी। मैंने कहा जी वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो कहते बेटा इसका मतलब है खुशी पैसे से पैसे कोई नहीं ताल्लुक़ है, नहीं है खुशी का। बिल्कुल ऐसे ही है। बेटा खुशी का ताल्लुक़ है ख्वाहिशात के साथ। उन्हें आईफोन चाहिए नहीं, उन्हें नए मॉडल की गाड़ी चाहिए नहीं, उनकी ख्वाहिशात कम है, वो खुश हैं। अच्छा मुझे उस वक्त ये बात समझ नहीं, अब 7 साल बाद मैंने समझा क्या। 7 साल बाद मैंने ये समझा, जब पैसे के लिए गया, पैसे के लिए स्ट्रगल की, ठीक है जी, दिन रात लगाया, अपनी यूँ समझ लें रातें ख़राब की, सेहत ख़राब की, सेहत कंप्रोमाइज़ की। पैसा आता गया, पैसे की अट्रैक्शन कम होती गई। फिर जो है मैंने उस 7 साल में ये सीखा कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपका पेट भर रहा है, और उतना ही पैसा आपके पास डबल आ गया, यानी कि अगर आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 200 रुपये आ गया है। ठीक है। ये 200 रुपये कमाने तक आपने इतनी जान मारनी है जितनी आप मार सकते हैं। इसके लिए सेहत कंप्रोमाइज़ करनी है, इसके लिए फैमिली कंप्रोमाइज़ करनी है, इसके लिए जो कंप्रोमाइज़ करना है करें। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको हर चीज़ कंप्रोमाइज़ कर देनी है पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है। ठीक है, बिल्कुल सही। वंस आपने अपनी ज़रूरत से डबल कमा लिया है, उसके बाद वाला जो पैसा कमाना है ना, वो आपने अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करके नहीं कमाना। बट डोंट यू थिंक सो इट्स अ लूप व्हेन यू अर्न डबल द मनी व्हिच यू नीड। यू वांट टू मेक इट डबल मोर। डबल पे आ जाते हो, फिर डबल पे आ जाते हो, फिर उसको Yes. डबल करने के चक्कर में ये तो एक ऐसी रेस है जो सारी जिंदगी नहीं निकल सकती इसलिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है अपनी ज़रूरियात के साथ। ठीक है। मेरी ज़रूरियात, मैं आप पढ़ाता हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप पेड कोर्स कब लॉन्च कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरा कोई पेड कोर्स नहीं आएगा। ठीक है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, मैं पेड कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ माई पर्सनल मेंटल हेल्थ। मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा फटीग्ड होना पड़ेगा। मेरे पास पैसा मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, अल्लाह पाक ने दे दिया है, बट दैट्स इट। अब मुझे अपनी पर्सनल हेल्थ कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। तो मैं यंगस्टर्स को यही एडवाइस करता हूँ कि भाई पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। शुरू में कमाओ, मेहनत करो, जितना जो चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है करो, लेकिन अगर ज़रूरत से डबल कमा लिया ना, फिर उससे ऊपर कमाओ। कमाने में मसला नहीं है। कमाने के लिए अगर आपको पर्सनल हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, तो फिर उसके ऊपर आप सोचेंगे। प्रिसाइजली आपकी एडवाइस ये है यंगस्टर को कि एक लेवल पे जाके अपनी ख्वाहिशात को रोकना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप ख्वाहिशात नहीं रुकेंगी ना, तो फिर आज आईफोन के बाद फिर कुछ और, नहीं, फिर वो आईफोन में भी फिर आप कहेंगे यार गोल्ड प्लेटेड चाहिए। नेवर एंडिंग है वो। ठीक है, वो नेवर एंडिंग वाली स्टोरी है। एक गाड़ी से दूसरी पे जाएंगे, दूसरी से तीसरी, फिर आपको बड़ी चाहिए। तो वो वही बात आ जाती है कि ये ख्वाहिशात ही हैं इंसान को जो बिस्तरे मर्ग तक पहुंचाती है। मेरे वालिद साहब मेहरान थी, और वो मेहरान ही चलाते रहे, यानी कि मैं मास्टर्स में भी वो मुझे मेहरान पे छोड़ते थे। तो एक दफ़ा ना मैंने उन्हें कह दिया,
मैंने कहा बुजी गाड़ी चेंज कर लें यार, शर्म आती है, अब गाड़ी लेके जाते हैं, अब डॉक्टर हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो उन्होंने चुप कर ली, सुन लिया। शाम को मुझे बुलाया, बेटा कहते बेटा बेटा बात सुनो, ये गाड़ी क्या कहती है, मुझे उतार देती है, मैं नहीं लेके जाती। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा कि अगर आप दिखावे के लिए चीज़ें खरीदो लग जाओगे ना, फिर आप कहीं रुकोगे नहीं। ज़रूरत पूरी कर रही है तो आप इस पर फोकस करो। तो मेरी उन्होंने इस तरह से ब्रॉटअप किया ना, वो है ज़रूरियात के हिसाब से चलना है, सही। ना कि ज़रूरियात के पीछे भागना है। अपनी ज़रूरतें खुद ही बढ़ाई जाएँ और फिर खुद ही उनके पीछे भागते जाएँ। और देखिए, ये दोनों डिबेट अपनी अपनी जगह सही है। एक तरफ ये जो आप वाली थ्योरी है, बिल्कुल 100% ये भी एग्री करता हूँ इससे। दूसरी थ्योरी है कि नहीं यार, जब अल्लाह ने दिया तो फिर करें सारे, फिर आप अपने आसाइशों की तरफ भी जाएं, ज़रूर जाएं। लेकिन खैर ये एक ऐसी डिबेट है नहीं, जिसका कोई मैं हल नहीं है। बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि मैं आसाइश की ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरा आप वीलॉग देखें बहरीन वाला, मेरे घर देखें, स्विमिंग पूल है, उसके अंदर सिनेमा है, उसके अंदर उसके मैं बिल्कुल आसाइशी, मेरे पास V8 है वहाँ पे, बिल्कुल लाइफ में गुजारता हूँ। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि खर्च करना चाहिए, मैं बहुत खर्च करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास आ गया है, एक लाइफस्टाइल आपने मेंटेन कर लिया है, अब आप लाइफ एंजॉय कर लें, अब आप उसके अंदर मज़ीद हाँ नहीं लगे। बजाय इसके कि आप जो है उसको भी गवाएं। क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जब आपके पास कोई लग्जरी आ जाती है ना, आपको 2 दिन बाद ही लगता है यार नहीं, अब इससे ऊपर जाना है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ऊपर वाली की तरफ एम करना शुरू कर देते हैं, जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। मुझे पे शायद इसकी एक वजह ये भी है कि मैंने हेल्थ की वो जो स्टेज देखी थी ना, मुझे हेल्थ की इंपॉर्टेंस का पता है बिल्कुल ऐसी है कि यार हेल्थ जब नहीं होती, मैं अगर पानी नहीं पी सकता था उस वक्त, तो मुझे इंपॉर्टेंस का पता है कि पानी पीना कितना इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। ऐसी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम बशमूल जिस मर्जी लेवल की बात कर ले, हर बंदे को पाकिस्तान अच्छा तो लग रहा है लेकिन यहाँ रहना नहीं है। हर बंदे को बाहर जाना है। हर बंदे को ये लग रहा है कि यहाँ इवन बड़े अच्छे जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं उनको भी बाहर जाना है, जिनकी बड़ी अच्छी नौकरियाँ लगी हैं उनको भी लगता है कि यार यहाँ पे एक डेड एंड आगे नहीं बढ़ सकते। जो बच्चे यहाँ पे अभी अपनी एजुकेशन से फारिग हुए हैं उनको भी ये लग रहा है कि यार हमें तो यहाँ पे नौकरी नहीं मिलनी। ऑन द अदर हैंड जिनके जो कंपनीज वाले हैं जो छोटे छोटे सेटअप अपने चला रहे हैं, हमें ये लगता है कि यार हमारे पास मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें तो कुछ ठंडी हवा का झोंका आता ही नहीं हमारी तरफ। सर बाहर क्या, जो आपके विला के बाहर जो दरख्त लगा हुआ है खजूर का, उस पर खजूरें लगती हैं या कोई दिरहम रियाल डॉलर लगते हैं? क्या ज़िंदगी वाकई इतनी आसान और लग्जरी है वहाँ पे कि सिर्फ आप जाएंगे और पहले दिन ही वहाँ पे आपका इंतज़ार? किसी यूरोपियन मुल्क में जाएंगे तो गोरियाँ आपका इस्तकबाल करेंगी, तो इधर आप अरब में जाएंगे तो अरबी शहजादे और शहजादियाँ कहेंगे आजा पुत्र में तेरे इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भाई लाइफ स्टाइल बेहतर होता है वो तो, जितने वहाँ पे आप लग्जरी लाइफ स्टाइल देखते हैं ना, बाइंग पावर ज़्यादा है, वैसे ही वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान में अगर बाइंग पावर कम है तो यहाँ पे महंगाई भी कम है। हम लोग महंगाई का रोना बहुत रोते हैं, कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें, मैं कोई 50 से ज़्यादा मुल्क तो घूम चुका हूँ अभी तक, पाकिस्तान बहुत सस्ता मुल्क है। अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ली न्यू जर्सी के लिए, ऊबर कराई, $360 बन गए। वो उतरा तो मेरी तो तरा निकल गई है, $360। ठीक है, अब पाकिस्तान में $360 में घर चल जाता है पूरे महीने के लिए। ठीक है, तो वो कंट्रीज़ में टैक्सीज भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल अगर अच्छा है। पाकिस्तान में लाइफस्टाइल अगर थोड़ा कम है, इनकम कम है, तो फिर महंगाई भी उस लिहाज से, बाइंग पावर भी जो है ना वो थोड़ी सी अब हमारी सैचुरेट होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर ज़रूर करें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि दुनिया में घूमें। हम पाकिस्तान के साथ एक जो अलमिया हुआ है 9/11 के बाद, वो ये हुआ है कि बाहर के लोगों ने हमारे मुल्क में आना कर दिया, हमारे वीज़े बाहर लगना बंद हो गए हैं, हम दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे वो एक कुएँ के मेंढक बन गए। हमारी नई जनरेशन जो हैं उनको फिज़िकल जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है, वो सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ, लेकिन रहना उठना बैठना, इकट्ठे ट्रैवल करना, इकट्ठे खाना, वो वाला एक्सपीरियंस इनको नहीं मिल सकता। लेकिन ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं हुई कि इंटरनेट की वजह से हम ग्लोबल सिटीजन बन गए? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन डिलीवर किया है, मैं कहता हूँ भाई आई एम नॉट अ पाकिस्तानी एनी मोर। ठीक है, मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उस पर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, बट आई एम अ ग्लोबल सिटीजन नाउ। बिकॉज इंटरनेट की एक्सेस ने क्या मुझे रोका है कि मैं बहरीन से क्लाइंट ले सकूँ? क्या इंटरनेट की एक्सेस ने मुझे रोका है कि मैं यूएसए से क्लाइंट उठा सकूँ, मैं कनाडा से क्लाइंट उठा सकूँ? अब रोक दिया सर। सर नहीं रुका ना, वो उस पर आते हैं आगे जाके वो रोका है, लेकिन उस पर भी हम वे आउट निकाल लेंगे इंशाल्लाह। देखें, एज लॉन्ग एज आपके पास वेल है ना, तो कुछ ना कुछ निकल आएगा आगे जाके। मैं आपकी वो दर्द समझ सकता हूँ, हम भी उसी का शिकार हो रहे हैं आजकल। सर बच्चे ख़ास तौर पे, मैं जो मिडल ईस्ट में जितने भी पाकिस्तानी जा रहे हैं ना, मैं उसके थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ एक तबके के, ख़ास तौर पे जो लेबर तबका जा रहा है। यकीन करें दिल खून के आंसू होता है जब वहाँ पे लेबर के हालात देखते हैं ना। यहाँ पे एक कोई भी लेबर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं कहता हूँ वो ठेला भी लगा लेगा ना,
बड़ी अच्छी लाइफ गुजार सकता है, बड़ा अच्छा यहाँ से अर्न कर सकता है। वहाँ जाके वो बेचारे 10-10 15-15 लोग एक रूम में सो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 50 के टेम्परेचर में वहाँ पे चला रहे हैं, एंड ऑफ द डे उनको बचता क्या है सर? मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें जो आपके व्यूअर्स हैं इनको, वो ज़माना गुजर गया है जब लेबर के लिए आप वहाँ जाया करते थे। देखें, लेबर की ज़रूरत कब तक होती है किसी भी कंट्री को, जब तक वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ट्रू। दुबई जितना डेवलप हो चुका है ना, अब डेवलपमेंट की पेस वो नहीं रही। नहीं रही है। उनकी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने बिल्डिंगें बना ली हैं भाई। आप मजदूरी करने, आप तगारी उठाने जाते थे, अब उनको तगारी वाला बंदा चाहिए ही नहीं। अब उनको मजदूर मिस्त्री चाहिए ही नहीं। जो थोड़े बहुत मजदूर मिस्त्री उनको चाहिए होते हैं वो हाईली स्किल्ड उनको मिल जाते हैं यूरोपियन कंट्री से थोड़े, और लेबर वो थोड़ी बहुत यहाँ से ले लेते हैं। तो अब अगर आप पैसे दे के जाते हैं ना दुबई के, यार वहाँ जाके मैं कहीं लेबर की जॉब कर लूँगा, ठीक है, तो आप वो पैसे भी आपके ज़ाया जाएंगे। अगर 100 लोग जा रहे हैं, 10 को मिलेगी, 90 लोग वापस आएंगे, और जिन 10 को मिलेगी वो इतने मिजरेबल कंडीशन में वहाँ पे रहेंगे कि उससे बेहतर था वो कहेंगे हम यहाँ पे ही अगर रेडी लगा लेते तो ज़्यादा पैसे कमा लेते। तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, और वीज़े बड़े मुश्किल हो गए हैं। पाकिस्तानियों का वीज़ा बहरीन का नहीं लगता। दुबई ने आजकल बड़े वीज़ों का मसाइल किए हैं, और ये आगे और टफ होंगे। प्लस सऊदीया जो है, सऊदीया के अंदर आप देखिए उन्होंने सऊदीनाइजेशन शुरू कर दी है। अब उनकी, जब उनको हम लोग चाहिए थे ना, उस वक्त उनके अपने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ चुकी हैं। अब वो कहते हैं हमारे बच्चे जॉब करें भाई, वाइट कॉलर जॉब के लिए हम पाकिस्तानी क्यों लें, इंडियन क्यों लें। बिल्कुल ऐसी है। तो अब हमारी, मैं समझता हूँ ये हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है, इसके बाद उनके बच्चे ही जॉब्स करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सऊदीया ने नया विजन दिया है 2030 का, अब उस विजन के लिए मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे, शायद मैं गलत भी हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा, कि अगले 3 साल में ना इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है उनकी यंग जनरेशन जो पढ़ लिख के आई थी, और उन्होंने मुराद पे लगा दिया था, आते ही उनको मोटी मोटी मुराद मिली। अब इस वक्त उन्होंने मुरादें लेनी वापस कर दी हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हो, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करो। अब उनको स्किल दिलाए जा रहे हैं। अगले 3 साल या 4 साल के अंदर, मैक्सिमम 26-27 तक आप देखिएगा होना क्या है, उनके अपने लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वो विजन 2030 जो है ना, उसको खुद ड्राइव कर रहे होंगे, रात दिन को बाहर से बंदा बुलाएं। सर, आई एम पार्ट ऑफ दैट टीम जो उनके बच्चों को ट्रेन कर रही है। बिल्कुल सही है। हमें ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकता, बाय लॉ वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस सऊदीया में, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया था कि हमने वहाँ से लोकल लेने हैं इंटर्नशिप्स किया, उनको इंटर्नशिप्स करवानी है, उनको स्किल्स ट्रांसफ़र करनी है, और उसमें आप उन्होंने रेशो कर दिया, आपको हर एक बंदे की अप्रूवल के लिए पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि मुझे ये बंदा चाहिए। वो आपको सीवीज़ देते हैं, 1 महीना आप उनके इंटरव्यूज़ करते हो, फिर गवर्नमेंट से कहते हो कि नहीं हमें समझ नहीं आया, फिर आपको बाहर से बंदा लाने की जाए। तो उन्होंने, दे हैव मेड इट वेरी डिफिकल्ट। सेम इज़ द केस इन बहरीन, सेम इज़ द केस इन दुबई, एंड कुवैत में तो वैसे पाकिस्तानियों के साथ है ही नहीं, वो खत्म हो गया। तो इसलिए ये जो लेबर क्लास बंदा वहाँ जाता है ना, आपकी बात बिल्कुल ना जाए यार। और ये जो पढ़ा लिखा हमारा बच्चा जा रहा है सिर्फ इस बेस के ऊपर कि यार ठीक है बस चले जाएंगे, जाके मिल जाएगी जॉब, इस पे भी थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ इस चीज़ का कि यार आप एटलीस्ट देखें। मुझे बाकी जगहों का नहीं पता क्योंकि मैं 10 साल दुबई रहा हूँ, तो मुझे दुबई का पता है। दुबई इज़ नॉट जस्ट अ गल्फ कंट्री, इट्स ए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इट्स ए इंटरनेशनल हब। आप एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं और आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसकी बेस पे आप जाके वहाँ पे इंडियंस के साथ compete कर सकें, फिलिपिनोज के साथ कर सकें, आप बाकी जितनी अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ compete कर सकें। इवन बड़ी तगड़ी फोर्स जो है इस वक्त पढ़ी लिखी अफ्रीका से आ रही है मिडल ईस्ट के अंदर, उनके साथ आप compete करेंगे। तो इन सब लोगों के साथ जब आपका कंपटीशन होना है तो आप तैयार ही नहीं है, आप सिर्फ इसी बात पे फूंक फांक कर रहे हैं जी मेरे पास डिग्री है। तो उसको क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी सर वही बात है कि बहुत सारे लोग जाके स्ट्रगल करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों की मैसेजेस कॉल्स आती हैं, फैमिली मेम्बरान की भी कि यार फलाना गया हुआ है, अब वो वहाँ पे बड़ा तंग है, उसकी कोई जॉब करा दो, कहीं पे सीवी भेज दो उसकी। तो एंड इस वक्त तो गल्फ़ के अंदर हालात ही बड़े ख़राब हैं, वीज़े नहीं लग रहे, तो फिर वो पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ भी नहीं करते। तो अगर आपने रुख करना ही है, ठीक है, अगर पैसे लगा के ही जाना है, तो फिर मेरे ख्याल में किसी यूरोपियन कंट्री का आप पैसा लगा के वहाँ का वीज़ा लें, वहाँ जाएं। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, अगर आप डिग्री वाले हैं तो वहाँ जाके किसी छोटे शॉर्ट कोर्स में इनरोल कर लें, ताकि आपके पास लोकल क्वालिफिकेशन आ जाए, थोड़ा सा उनकी मार्केट का अंदाज़ा हो जाए, और फिर आप वहाँ पे जो है वो जॉब कर लें, कोर्स के साथ पार्ट टाइम जॉब कर लें, बाद में उसको फुल टाइम कन्वर्ट कर लें, और वहाँ पे आपको पीआर भी मिल जाएगी। तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव वे राइट नाउ कि आप गल्फ़ में आंखें बंद करके चले जाएं और कहें जी वहाँ जाके मुझे जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आज सुबह की न्यूज़ के ऊपर आप भी काफ़ी परेशान थे, मैं भी हूँ, हमारी पूरी इस वक्त जितने भी यंग जनरेशन है जिनका ताल्लुक इंटरनेट से है या कहीं ना कहीं से इंटरनेट से कमा रहे हैं, सर फाइवर के ऊपर आज जो हमें अनफॉर्चुनेटली जी सर अनअवेलेबल डिक्लेयर कर दिया। हाँ जी, फाइवर ने ऑफिशियली तो इस चीज़ को कोई कंफर्म नहीं किया।
ये न्यूज़ है जो कि डिफरेंट जो टेक जो समझ जर्नल लिखने वाले जो वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने डाली। उसके बाद फिर कुछ मैंने कंफर्म किया फ्रीलांसर से, तो ये हुआ कि अब होता ये फाइवर का एक रूल है कि अगर आप 2 दिन तक लॉग इन इस्तेमाल नहीं करते फाइवर को, तो वो आपका स्टेटस सेट कर देता है ठीक है। कि अनअवेलेबल सेट कर देता है, बिल्कुल क्योंकि सही कस्टमर आपको ऑर्डर ना देने लगे, आप अवेलेबल शो ना हो उसको। अब जब इंटरनेट की वजह से लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे फाइवर को, तो फाइवर को तो नहीं पता कि क्या मसला चल रहा है, जी। वो आपको अनअवेलेबल कर देगा। अब जब ये मैस लेवल पे होगा तो इसका इम्पैक्ट भी मैस लेवल पे आएगा, वो मैस लेवल पे अनअवेयर करेगा। अब पाकिस्तान इस वक्त 9% फ्रीलांसिंग ज़रूरियात पूरी करता है दुनिया की। $500 मिलियन से ज़्यादा का हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं डॉलर्स के टर्म में, जो हम बाहर से रेमिटेंस आती हैं फाइवर के थ्रू। चौथे बड़े कंट्री हैं हम जो दुनिया के अंदर फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देते हैं। ऐसे कंट्री के अंदर अगर आप, ये सिर्फ फाइवर की इनकम है, हमारी कंटेंट क्रिएशन की अलग इनकम आती है, ई कॉमर्स की अलग, जो हम मतलब फॉरेन सेलिंग करते हैं उसकी अलग आती है। तो इंटरनेट के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती आजकल। अगर या तो आपका मॉडल जो है वो नॉर्थ कोरिया है, अगर आपका आइडियल नॉर्थ कोरिया है फिर तो मैं समझ सकता हूँ। सही है। अदरवाइज इतने दिनों से जो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अगर आप 24 आवर्स के लिए इंटरनेट बंद रखते हैं तो 21-22 बिलियन का फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को नुकसान होता है, बिल्कुल होता है। और ये बाय द वे वो रुपीज़ नुकसान का है, हाँ ये वो नुकसान है जो आ रहा है पाकिस्तान में। आ रहा अभी एक फ्रीलांसर अगर महीने का 5,000 कमा रहा है ना, तो 5 का 5 रेमिट नहीं कर रहा यहाँ पे। है। जो अच्छे बड़े फ्रीलांसर हो गए उसमें से सिर्फ वो उतना मंगवा रहे हैं जितनी उनकी अभी ज़रूरियात तो है। उन्होंने दुबई ने इसलिए सर देखे ना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। हाँ उन्होंने जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़े दिए हैं कि जी आप आएँ, आपके अपना पैसा यहाँ पे रखें और लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान सही तो है। लोग वहाँ रख रहे हैं, तो उसके बाद भी बहुत अगर बड़ी अमाउंट है ये जो अगर आप रेमिट हो तंग रही है। करेंगे, जो मैं अभी आपको एक मैसेज पढ़ा रहा था अपने जी। एक दोस्त के, कि उनका डाटा सेंटर पाकिस्तान में था, जी। उनका इंटरनेट की वजह से उनके कस्टमर उनको गाली निकालने लगे कि तुम्हारी एप्लीकेशन ख़राब है, उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने लगे। और गाड़ियों के अंदर वो जो है ना उनका ट्रैकर इंस्टॉल होता है, तो वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो गाड़ियों को स्विच ऑन नहीं कर पा रहे, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, कस्टमर गालियाँ निकाल रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो सर हमारे पास हैं। और सर जस्ट इमेजिन कि ये बंदा जिसकी अभी आपने ऑफ कैमरा बात की, कितने साल लगा के कितने लोगों की मेहनत से ये एप्लीकेशन तैयार हुई होगी। ठीक है, Exactly, सर। अचानक से सिर्फ आपका उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, एक आपके नेट की सर्विस अनअवेलेबल होने या स्लो होने की वजह से पूरी की पूरी उसकी कंपनी की बेस हिल गई। सर एक और बात ये है कि ये जो फायरवॉल चल रही है, ये पता नहीं किसने बता दिया इनको कि ये फायरवॉल ऐसा काम भी कर देती है। और मुझे तो लग रहा है कि ये इन्होंने किसी के कहने में आके लगवा लिया है, और अब वो रिज़ल्ट नहीं दे रही, तो उसकी सज़ा ये आवाम को दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं लो सही करो, रूल ऐड करो, वो रूल ऐड करें, नहीं चल रहा। थोड़ा सा इस पे बात ही कर लेते हैं। फायरवॉल है क्या बेसिकली? सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए बता देंगे फायरवॉल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं। आईटी के वाले हम तो चले समझते हैं इसको, है क्या, इसका इम्पैक्ट आता कैसे है, और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है फायरवॉल को एक एंड यूज़र तक 25 करोड़ आवाम में से चले। कितने सार्फिन है इस वक्त इंटरनेट के? मेरे ख्याल 9 करोड़ के आसपास जी है। 9-10 करोड़ के 9-10 करोड़ के, क्या 9-10 करोड़ डिवाइसेस तक इसकी आगे कंट्रोल पॉसिबल है? सर फायरवॉल इज सिंपली, जैसे उसका नाम है ना, वॉल, दीवार। आपने ना ब्लॉक करना है किसी चीज़ को। ठीक है। अब इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ चल रही होती है सॉकेट्स के ऊपर। सॉकेट हम कहते हैं IP प्लस पोर्ट। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता। तो IP पोर्ट मिला के, ये दो पैरामीटर्स हैं, इनको मिला के सॉकेट बनता है। ठीक है। अब वेब ट्रैफिक जैसे पोर्ट 80 पे चल रही होती है। अब फायरवॉल इज़ अ चेक पॉइंट। फायरवॉल इज़ अ चेक पॉइंट जहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं। यूँ समझ लें कि आपने रोड बंद कर दी, मुल्तान से लाहौर आने वाली रोड आपने बंद कर दी, तो मुल्तान से लाहौर का रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया। इट्स अ दैट काइंड ऑफ वॉल, आपने दीवार खड़ी कर दिया। ओके। तो आप किसी भी वेबसाइट को बंद कर सकते हैं फायरवॉल के थ्रू कि यार ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ठीक है। अब जो वो वेबसाइट ओपन नहीं होती उसको फिर लोग VPNs के थ्रू ओपन करते हैं, जैसे हमारे पास है ना। तो वो VPN को भी ब्लॉक करने का तरीका होता है कि जब आपको VPN का पता लगा, तो जो मैक्सिमम VPN यूज़ हो रहे हैं डिटेक्ट होते कि आप ब्लॉक करते कि इट्स ऑन गोइंग, क्योंकि वो लोग किसी और कंपनी का ले आएंगे, आप उसको ब्लॉक करेंगे। फायरवॉल के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि चेक पॉइंट लगा दें और कहें जी ये दीवार, क्योंकि दीवार है ना, आप एक चेक पॉइंट लगा दें, एक दीवार में दरवाज़ा बना दें और कि इस दरवाजे को मैंने एक संतरी खड़ा कर दिया, अब ये आपसे कहेगा उतरो भाई अपना ID कार्ड चेक कराओ, और वो ID कार्ड पढ़ के कहेगा नहीं मुनीर साहब आप जाना अलाउड नहीं है, साजिद साहब आप जाएं। अब ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ठीक है। ये इसकी हवा चला था कि हमने डीप पैकेट इंस्पेक्शन वाली फायरवॉल लेके आ गए हैं, लेटेस्ट फायरवॉल जो कि लगा रहे हैं। और वो क्या करेगी, वो बेसिकली दीवार के अंदर से दरवाज़ा निकालेगी
और आईडी कार्ड निकाल के चेक करेगी कि यार ये बंदा कौन है, सही। इसको मैंने अलाउ करना है कि नहीं करना। दैट इज़ फ्रैंकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर दो तरह की ट्रैफिक है, सिक्योर ट्रैफिक और अनसिक्योर ट्रैफिक। अनसिक्योर ट्रैफिक तो अब होती नहीं है, सिक्योर ही चल रही है ठीक ज़्यादातर। है। इस सिक्योर ट्रैफिक की ये ट्रैफिक इनक्रिप्टेड होती है, एक पब्लिक प्राइवेट की कंसेप्ट पे चलती है। दो चाबियाँ होती हैं, एक आपके पास है, एक मेरे पास है। ठीक है। एक फेसबुक के क्लाइंट के पास है जो ब्राउज़र में हम हाँ खोलते जी, हैं facebook.com, और एक फेसबुक के सर्वर के पास है। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब तक ये दो चाबियाँ लगेंगी नहीं तब तक आप इस ताले को खोल नहीं ये सकते। बैंक के लॉकर की तरह है कि जिस तरह खाली बैंक उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। जी ऐसे ही है। ठीक है। अब ये दो चाबियाँ जो है ना, इनको लगाने के लिए आपके पास दो चाबियाँ होनी चाहिए, वरना फायरवॉल क्या कुछ नहीं कर सकती इसका। फायरवॉल जो तो इस पोर्ट को ब्लॉक कर सकती है, इस ट्रैफिक को, अदरवाइज फायरवॉल इसको डिक्रिप्ट करके पढ़ नहीं सकती कि यार इसमें से ये पोस्ट अलाउ करनी है और ये पोस्ट अलाउ ठीक है। नहीं करनी। तो ये टेक्निकल लिमिटेशन है, जादू नहीं है, साइंस है। तो मतलब ये जिसने भी इन्हें कहा है और जिसकी बेस के ऊपर भी ये खुद भी सफ़र हो रहे हैं, आवाम को भी सफ़र करवा रहे हैं। मैंने आज भी इंटरव्यू में ये बताया कि भाई आप लॉज बनाएं। अभी इंडिया ने लॉज बनाए हैं, यूरोपियन यूनियन ने अपने सोशल मीडिया की रेगुलेटरी लॉज बनाया। उनके एम्बेसडर्स को बुलाएं, उनसे पूछें यार तुमने क्या रिसर्च किया, क्या बनाया, उनके साथ अपनी टीमें बिठाएं और अपने लॉज बनाएं। और लोगों को जब सजाएं देंगे तो डिटरेंस पैदा होगी, लोग नहीं करेंगे वो काम। बिल्कुल ऐसे ही। ये कोई सोल्यूशन नहीं है यार कि आप खुदारा इस 2024 के अंदर आप हमें व्हाट्सएप पे इमेज नहीं भेजने दे रहे यार, वॉइस मैसेज नहीं जा रहा व्हाट्सएप के ऊपर। आप मतलब करना क्या चाहते हैं? हाँ, जो चीज़ ब्लॉक करनी वो नहीं कर रहे, और जहाँ से आपका रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। देखिए इस वक्त मेरे ख्याल में आईटी के अलावा कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो जहाँ से हमें कुछ ठंडी हवा आने की उम्मीद हो। सर जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, और जो लोग बेचारे अपने सरों पे अपनी दुकानें छोटी छोटी खोल के बैठे हैं। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर्स, अपवर्क, फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको वीपीएन लगाना अलाउ ही नहीं करते। हाँ जी, ऐसे ही है। अगर आप वीपीएन लगाएंगे ये आपको आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। ट्रू ट्रू। अगर आपने 3 साल 4 साल लगा के आप जो है ना टॉप रेटेड या जो है ना प्रो सेलर बने हैं, हाँ, आप कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि नेट नहीं चल रहा तो मैं वीपीएन लगा के फाइवर चला लूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बंदा काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, और ये काम की नेचर इस तरह की है फ्रीलांसिंग कि हर वक्त मैं वाईफाई पे अवेलेबल नहीं हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ गई है, मैंने मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाना है, लैपटॉप खोल के बैठ जाना है। ऐसे ही है। तो आपने मोबाइल नेटवर्क के ऊपर तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया इंटरनेट का। तो खुदारा सोचें यार, हमारे हाल पे रहम करें। आप आपस में जैसे मर्जी लड़ें यार, सर फाड़ें एक दूसरे के, अवाम की रोजी रोटी तो ना छीना सर। बिल्कुल ऐसे हो। देखें इससे सिर्फ खाली फ्रीलांसर नहीं, जितनी आपकी आईटी डोमेन है, जितनी आपकी कॉल सेंटर की डोमेन है, जितनी आपकी कहीं पे भी जहाँ पे इंटरनेट या कहीं भी आईटी की अगर ज़रूरत हो रही है पूरी, वो सारा चला। भी मैं बैंक में बैठा था, बैंक वालों से मैंने पूछा, हालांकि लोकल है ना वो, उसको सिर्फ एक फाइल डाउनलोड करने में 15 मिनट लग गए। सर मुझे ये बताएं कि व्हाट्सएप के ऊपर प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है या काम ज़्यादा होता है? काम ज़्यादा होता है। हर बिजनेस व्हाट्सएप पे चल रहा है। आज देखें ना, आपने रेट मंगवाना है किसी चीज़ का, सरिये का रेट मंगवाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप व्हाट्सएप करेंगे यार क्या रेट चल रहा है, वो आपको ऐसे ही है। प्राइस भेज देगा। मैंने पिछले दिनों अपनी सोलर की बैटरियाँ मंगवानी थी, तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको रब्ता किया, उन्होंने मुझे पीडीएफ शीट्स भेजी हर बैटरी की। तो कस्टमर कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे चल रही है, एसएमएस अलर्ट्स व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर पूरे पूरे बिजनेस चल रहे हैं, और आपने व्हाट्सएप के अंदर वॉइस नोट ही बंद कर दिया है, इमेज भेजना ही बंद करवा दिया है। ठीक है, आपने नेट को इतना स्लो कर दिया है कि वो चीज़ें सेंड ही ना हो सकें। और पर्टिकुलरली आपने वो वाले प्रोटोकॉल ब्लॉक किए हैं जिन प्रोटोकॉल के ऊपर ये वॉइस और जो है वो तस्वीरें सेंड होती हैं। तो इससे आप थोड़े से उस सेक्टर को टारगेट करने के लिए जो प्रोपेगेंडा करता है, आपने पकड़ के सबको रगड़ दिया है, और इसके इम्प्लीकेशंस आपको नज़र आएंगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर। ये आप खुद कहेंगे कि हमारे यहाँ से दवाई मच गई है। और उस वक्त तक मेरे ख्याल में डैमेज इतना हो चुका होगा कि उसको रिपेयर करना मुश्किल हो सर जाएगा। कस्टमर नहीं बैठेगा ना, जो फॉरेन कस्टमर है वो पाकिस्तान के इंतजार में थोड़ी बैठेगा कि ये इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनका नेट ठीक होता है तो फिर मैं इनसे काम और करवाता फाइज हूँ। भाई अभी तो वैसे ये बात हजम नहीं हो रही कि चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया है। वो कैसे आ गया भाई? गया। अभी तो देखिए नेपाल की उसकी सॉरी फिलिपीन की फोर्स जो है वो हमसे बहुत बेहतर है स्किल में, ऐसी है। लेकिन हमने उनको बीट किया। इंडिया की फोर्स हमसे स्किल में बहुत बेहतर है, हमने उनको बीट किया। तो ऑलरेडी मतलब परेशानी चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें वो कहते हैं ना कि उनको तो मौका मिल गया। ऐसी है। तो वहाँ पे अभी ऊपर से फिर हमारे जो अपने फ्रीलांसर्स बच्चे भी हैं, इन्होंने भी ज़ाहिर हो रेट्स भी बढ़ा दिए, क्वालिटी का पहले इशू चल रहे थे, पहले ही सारी गड़बड़ चल रही थी, उसके बीच में आपने इंटरनेट का तड़का लगा के सारी गेम ज़ीरो कर दी। अल्लाह इनको दया दे सर। बस यही कह सकते हैं जी। अच्छा फिर थोड़ा सा भी मैं आना चाहूँगा यूट्यूब के ऊपर। मैंने सुना है कि आपके पास को गिद्दड़ सिंह ही ऐसी है कि आप वो सुंघाते हैं और यूट्यूब का चैनल चलना शुरू हो जाता है, क्या सही है? सर मैं कॉमन सेंस यूज़ करता हूँ, और ठीक है।
कॉमन सेंस, लेकिन कॉमन तो है ही कॉमन नहीं तो ना है यार। नहीं, बस ये मसला है। और वो कॉमन सेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है। हमारे पास जितने, मैं देखता हूँ ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता वो गलत कर रहे होते हैं, लेकिन वो मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी स्टडीज़ के मुताबिक वो इतना मेजर पार्ट नहीं है। ठीक है। हम कंटेंट जब क्रिएशन की बात करते हैं ना सर, तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब है हम कंटेंट बना रहे हैं ह्यूमंस के लिए, हम्म। ह्यूमंस ने कंज्यूम करना है। अब क्योंकि मैं आईटी का बंदा हूँ तो मैंने एल्गोरिदम्स को पढ़ा हुआ है, मुझे एल्गोरिदम पढ़ने आते हैं, बनाने आते हैं। तो गूगल स्कॉलर्स की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे यूट्यूब के सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं, उन्होंने किस किस रिसर्च पेपर की बेस के ऊपर एल्गोरिदम को लिखा है या डिज़ाइन किया है। ठीक है। मैंने वो सारे पढ़े हैं बैठ के, उसके ऊपर टाइम लगाया। उसके बाद मैंने ये देखा कि यार ये जो जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ना एआई के, इसके अंदर एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। ठीक है। अब कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग दो तरह की होती है, एक होती है यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग, एक होती है कंटेंट बेस्ड कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। ओके। अब कंटेंट बेस्ड कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग क्या होती है कि जब व्यूअर ने कोई कंटेंट देखा तो उसने कंटेंट के साथ कौन सा कंटेंट देखा। हम्म। आपने एक वीडियो देखी फैसल बड़ाइश साहब की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उसके साथ ही आपने मुदस्सिर की एक वीडियो देख ली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्हें पता लगा ये दो वीडियोज़ इकट्ठी देखी गई हैं, इंटरेस्ट पता चल गया। इंटरेस्ट पता चल गया। तो इससे करते हैं वो जो है ना क्लासिफिकेशन करते हैं कंटेंट की, इसके कहते हैं कंटेंट बेस्ड कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। ठीक है। दूसरी करते हैं यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग, कि जो यूज़र है जब उसने जो है ना कोई कंटेंट देखा तो किसी और यूज़र ने वही कंटेंट देखा, तो वो यूज़र्स का डेटा इकट्ठा करके साइड पे रखते हैं, फिर इनको आपस में मैप करते हैं। ओके। दिस इज़ हाउ रिकमेंडेशन सिस्टम्स वर्क। मैंने आपको बेसिक साइंस बता दिया है, हम इसको फर्दर कम्प्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक रखते हैं व्यूअर के लिए। फेसबुक है, टिकटॉक है, जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि मैं कंटेंट यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा, फेसबुक के लिए नहीं बना रहा, मैं कंटेंट बना रहा हूँ व्यूअर के लिए। ठीक है। लेकिन अभी मोस्टली केसेस में हमारा ये एक्सपीरियंस देखने में आता है, आपने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया हो कि एक कंटेंट आपने बनाया, वो अपने सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश कर दिया, डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए। वही कंटेंट आपका फेसबुक पे चल रहा है, टिकटॉक पे चल रहा है, इंस्टा पे भी चल गया, यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहा है। और सम टाइम ये होता है कि ठीक है आपका यूट्यूब पे भी चल गया, बाकी जगहों पे स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपने रिक्वायरमेंट भी सारी उसकी पूरी कर दी जो थी, उसके बावजूद भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हिट नहीं हो रहा, दूसरे पे हो रहा है। देखिए यूट्यूब के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है। ठीक है। यूट्यूब एक सर्च इंजन भी है, फेसबुक इज़ नॉट अ सर्च इंजन। ट्रू ट्रू। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट को टाइम लग सकता है जो है प्रोपोगेट होने में। फेसबुक क्या करता है, यूट्यूब के ऊपर आज अगर आपको 100 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो 6 महीने बाद भी 100 व्यूज़ आ रहे होंगे। ठीक है। फेसबुक क्या करता है, आप कंटेंट पुश करेंगे, वो कंटेंट को इनिशियल में व्यूज़ देगा, उसके बाद एक टाइम पे आके व्यूज़ स्टैग्नेंट कर देगा, फिर हो सकता है 6 महीने बाद वो वीडियो दोबारा उठ जाए, हो सकता है ना उठे। ऐसे ही है। ठीक है, तो क्योंकि अच्छा यूट्यूब पे वीडियो दोबारा कैसे उठ सकती है, सर्च की बेस के ऊपर उठ जाती है। बाद दफ़ा लोग सर्च करते करते उस वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो एल्गोरिथम उसको चांस दे देता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से वीडियो कहीं भी वायरल हो सकती है। अच्छा, हर प्लेटफॉर्म की ना टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है। फेसबुक पे थंबनेल नहीं है, हैं लेकिन वो ऑटो प्ले होता है, वो बिल्कुल फ़ौरन सही से। बात है। यूट्यूब के ऊपर थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वीडियो का। ठीक है। CTR इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर थंबनेल नहीं है, टिकटॉक के ऊपर थंबनेल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको व्यूअर को हुक करने की स्ट्रेटजी डिफरेंट करनी पड़ती है। सही। अब हम कंटेंट जब रीपर्पस कर रहे होते हैं, या जैसे आपने कहा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डाल रहे होते हैं, तो हम उस प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते कि यार हम उसे उसके हिसाब से बना के डाल दें। फिर कुछ चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से होती हैं। मैं एक एडवाइस करता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को, यार कॉपी राइटिंग स्किल सीखो। ठीक है। कॉपी राइटिंग स्किल्स क्या है कि बड़ी बात को थोड़े अल्फाज में कैसे करना है, इंपॉर्टेंट बना के। लेकिन यूट्यूब के ऊपर तो उल्टा चलता है, छोटी बात को बड़ा भी नहीं नहीं नहीं, 90% थंबनेल के ऊपर लिखने के अच्छा लिए, लिखने की बात कर रहे हैं। ठीक है। थंबनेल के ऊपर लिखने के लिए। क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि आप ग्राफिकल स्टोरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, बजाय कि टेक्स्ट कहीं लिखा है, ये रोज पेटल लिखा हुआ है, आपको पढ़ना, गौर करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर दो बंदे खड़े हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको देख के फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई फाइट की बात हो, या उन्होंने ग्लव्स पकड़े हैं तो ये कोई बॉक्सिंग की बात हो रही है। अगर लिखा होगा दिस इज़ अ बॉक्सिंग क्लब, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट। इसलिए हमें मूवीज़ जो हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं बनिस्बत के किताबें पढ़ने की। किताबें पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मूवीज़ आपको बचपन की भी याद होंगी। तो थंबनेल की सर यही साइंस है। ठीक है। थंबनेल के ऊपर अगर आप ग्राफिकल स्टोरी अच्छी बनाते हैं तो ह्यूमन ब्रेन उसको जल्दी से प्रोसेस करेगा, व्यूअर जल्दी से समझेगा और जल्दी से हुक होगा। सही। अगर आप उसके ऊपर टेक्स्ट छोटा छोटा करके बहुत सारा लिख देते हैं तो वो टेक्स्ट पढ़ने बैठना पड़ेगा। हो जाएगा। हाँ।
मेरी कोशिश ये होती है कि ग्राफिकल स्टोरी हो, 1 या 2 वर्ड का टेक्स्ट हो, कॉपी राइटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए छोटा सा हो, इंटरेस्टिंग को हुक करे व्यूअर को, ठीक है। ताकि 1 सेकंड से कम का टाइम होता है यूट्यूब की अपनी एक रिसर्च के मुताबिक ना, थंबनेल को प्रोसेस करने के लिए व्यूअर के पास। ठीक है। तो आप थंबनेल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं बना तो आपकी वीडियो कितनी ही अच्छी बनी है, आपकी वीडियो ज़ाया हो गई। ठीक है। क्योंकि थंबनेल इज़ अ डोर। तो अब ये थंबनेल के ऊपर भी जो क्लिकबेट का इस्तेमाल किया जाता है, अंदर कुछ है नहीं, बाहरों मसालेदार चीज़ें लिख दी, ये आजकल कॉमन हो रही है। सर ये इसका बड़ा नुकसान है, ना सिर्फ ऑडियंस को, कंटेंट क्रिएटर को बहुत नुकसान है इसका। ठीक है। उसकी नुकसान की वजह ये है कि जब आपने ये क्लिक बेट लगाई, क्लिक बेट लगाने के बाद व्यूअर को अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो वो बात नहीं मिल रही मुझे, तो आपकी वीडियो छोड़ के चला जाएगा और आपकी वीडियो का वॉच टाइम भी गिर जाएगा। ये जब थाउजेंड ऑफ व्यूअर के ऊपर इंप्लीमेंट होगा तो आपकी वीडियो की रिकमेंडेशन रुक जाएगी। गुड क्लिक बेट करें, बैड क्लिक बेट ना करें इसके अंदर। ठीक है। तो हम ये, जैसे मैंने कहा, मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब हम ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो फिर ऑडियंस को एनालाइज करना ज़रूरी है कि यार मैं किस तरह की ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। फिर उसको रीपर्पस करते वक्त देखना है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए कैसी। जैसे फेसबुक के ऊपर आपको हेडर लगाना पड़ता है, फुटर लगाना पड़ता है। शॉर्ट वीडियो है तो आपको बहुत जल्दी हुक करना है, पहले 5 सेकंड के अंदर अंदर व्यूअर को हुक करना है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से कॉल टू एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं हर टाइप के कंटेंट में। तो यूट्यूब के ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यूट्यूब लंबी रेस का घोड़ा है। वो जब आपको रीच देना शुरू करेगा, जब आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बन जाएगी, फिर आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा कि रीच कहाँ से। क्या यूट्यूब को एक करियर बनाया जा सकता है? क्योंकि अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना, उनमें से ज़्यादातर यूट्यूब इसी वजह से छोड़ देते हैं कि किसी को 6 महीने हो गए, साल, इवन साल में भी लोगों को सक्सेस नहीं मिलती प्रॉपरली, तो वो छोड़ देते हो, कहते हैं यार ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म जब आपको क्विकली दे रहे हैं तो चलो उधर से ले लेते हैं। सर यूट्यूब का जो सक्सेस का मैं टाइम समझता हूँ, एक नया बंदा अगर आया तो उसको 3 साल कम से कम वेट करना चाहिए। ठीक है। साल इज़ वेरी शॉर्ट ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब को ही करियर बनाया जा सकता है। ओके। क्योंकि यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर फुली मोनेटाइज्ड है। हाँ, ये तो है। बाकी जितने भी टूल्स हमारे हम यूज़ कर रहे हैं वो आप दुबई से करवाते हैं, कहीं से मोनेटाइज करवाते हैं। ठीक है। तो वो जुगाड़े लगा के हम कर रहे होते हैं। ये प्रॉपर मोनेटाइज पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर सपोर्ट मिलती है। ठीक है। तो यूट्यूब को आप प्रॉपर कैरियर बना सकते हैं। एवरेज क्या है वैसे? एक अगर मिलियन अगर आपके व्यूज़ आते हैं पाकिस्तान में या इंडिया सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, उर्दू का कंटेंट है, तो 1 मिलियन पे एवरेज क्या है? वैसे तो ये डेफिनेटली बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि निश टू निश भी वेरी करता है, वीडियो टू वीडियो भी है, लेकिन एक एवरेज क्या है? देखिए, एवरेज मैं अपनी सब मतलब जो अच्छी नीच वाली वीडियोज़ है ना, उसके ऊपर यूँ समझ लें मेरा 1 लाख व्यूज़ पे $100 बनता है। 1 लाख व्यूज़ पे $100 तो ये मैं टॉप का बता रहा हूँ। तो 1000 हो गया तकरीबन। तो बहुत अच्छा है 1000, मतलब ये मैं टॉप का बता रहा टॉप हूँ। का है। टॉप एवरेज क्या है वैसे? क्योंकि मुझे जो पता है ना वो ये कि 1 मिलियन के ऊपर आपको 250 से 300 बनता है पाकिस्तान में। यही वीडियो अगर आपकी मिडल ईस्ट वगैरह में देखी जाए तो तकरीबन 2000 पे चला जाता है। यही अगर आपकी यूरोप चली जाए तो 3000 पे चला जाता है। प्रीमियम कंटेंट जिसको हम कहते हैं, यूएस में 4-5 पे चला जाता है। ऑफ द हेड मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी एक इस्लामिक वीडियो है हज़रत अली की। हाँ, उसने मिलियन व्यूज़ पे $100 बनाया है। ठीक है। ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको 2 एक्सट्रीम्स बता दिए। जो मेरी दूसरी वीडियो है वो है अमेरिकन वीज़ा कैसे अप्लाई करना। इट्स अ प्रीमियम कंटेंट। ठीक है। ठीक है। अमेरिकन वीज़ा के ऊपर एड्स बड़े अच्छे चलते हैं, ट्रैवल एड चलते हैं। ठीक है। तो वो उसने जो है वो आई थिंक 1 लाख पे कोई 100 के करीब 90 या 100 के करीब बनाए थे। ठीक है। ठीक है। उसकी ये स्पीड थी। तो आप इसके मिडिल में कट कर लें, कहीं यूँ समझ लें कि 1 लाख के ऊपर $30 से $40 जो है वो अगर आप ऑन एवरेज लेते हैं तो वो तो मतलब पूरा महीना भी अगर आप दुबा के भी मेहनत करते हैं तो स्टिल इतना नहीं हो सकता कि आप इसको एक फुल टाइम जॉब समझें। तो आपको आपके पीछे माइंड में जो प्रोसेस होना चाहिए वो यही है कि यार कहीं ना कहीं से मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब स्पॉन्सरशिप को भी थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दें कि जिस तरह ब्रांड्स वगैरह ऑन बोर्ड करते हैं वो बता दें। अच्छा, स्पॉन्सरशिप से पहले मैं सिर्फ आता हूँ कि दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपने ऐड से पैसे कमाने और यूट्यूब को एज ए कैरियर लेके चलना है तो फिर आप कैश काउ की तरफ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो कैश काउ के ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं बाद में आगे। आते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस इसके ऊपर कि स्पॉन्सरशिप्स कहाँ से लेके आनी है। आपने कोल्ड ईमेलिंग करनी है। ठीक है। आपने ब्रांड्स को रीच आउट करना है। आपने अपनी जो है वो साइट भी बनाएं। सही। ठीक है जी। अपने आप को मार्केट भी करें। ठीक है। एक स्पेशली कोई किसी अगर खुद नहीं कर सकते किसी को हायर कर लें, टूल मिल जाते हैं ईमेल्स करने वाले। ठीक है। तो आप अपनी रेलिवेंट नीच से देखें कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। उनको आप ऑफर्स बना के भेजें, बजाय कि बैठ के वेट करने के कि यार ये मेरे पास आएंगे। उन्हें अपना पोर्टफोलियो भेजें कि यार देखिए मेरा ये चैनल है, छोटा है बड़ा है वो डजंट मैटर, ये मेरी रीच है, उसी के हिसाब से मैं आपको इतने में
जो है वो आपकी प्रमोशन कर दूंगा और मल्टीपल प्रमोशंस के पैकेजेस उनको बिल्कुल सही। इसमें मैं बल्कि एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए। एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रांड से ना सूट ख़रीदा, वैसे ही अपने उसके लिए। तो सूट ख़रीद के ना उन्होंने, ईद का दिन था तो सूट उन्होंने जब पहना तो उन्होंने उस ब्रांड को टैग कर दिया इंस्टा के ऊपर। तो वही ब्रांड ने जैसे ही ईद की Approach छुट्टियां कर दिया। खत्म हुई तो उन्होंने उसको अप्रोच कर लिया। तो अभी इस वक्त वो प्रॉपर उनके साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मतलब पावर है इस चीज़ की। तो वहाँ से आपको बड़ा पैसा बनता है उर्दू कंटेंट के अंदर। ठीक है। तो उसमें उसमें लेकिन आपको फिर अपनी रीच सेट करनी पड़ती है, और रीच सेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मैं ठीक है। बताता हूँ, लोग क्या समझते हैं कि यार ये साजिद भाई ने वीडियो डाली थी, वायरल होगी, मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई, मुनीर भाई की वीडियो मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई, तो ये पता नहीं मैं भी वीडियो डालूंगा तो ये मिलियन व्यूज़ हो क्रॉस कर जाएगी, जाएगी। तो कंटेंट में आप जब तक ऑडियंस को एनालाइज नहीं करेंगे, आप प्रॉपर हुक नहीं देंगे, आप स्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं करेंगे, आप कॉल टू एक्शंस प्रॉपर नहीं देंगे, वीडियो की एडिटिंग प्रॉपर नहीं करेंगे। अब अच्छा, इसमें भी नीश पे डिपेंड करता है कि ठीक है। कौन सी नीश है जिसके अंदर आपको हैवी एडिटिंग चाहिए, कौन सी नीश है जिसके अंदर आपको एडिटिंग के बगैर भी आपकी वीडियो वायरल हो ठीक है। जाएगी। अच्छा, इस पे पहले मैं इसको ना हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि टॉपिक सिलेक्शन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह हम लोग हैं पॉडकास्टर, एक नई डोमेन पाकिस्तान में भी शुरू हुई है। अभी इसके अंदर हर कंटेंट क्रिएटर जिसका ताल्लुक नहीं भी था पॉडकास्टिंग से, न्यूज़ कास्टर भी इधर आ रहे हैं, इवन व्लॉगर इधर आ, हर बंदे को बस लग रहा है कि यार बस माइक सामने रखो और पॉडकास्ट शुरू कर दो। इसके अंदर बड़ा मुश्किल है। अब जिस तरह आपकी वीडियोज़ है ना, आप सोलो राइडर हैं, अपनी वीडियो पे टॉपिक सेलेक्ट किया, बना दिया। अब मेरे इस पॉडकास्ट के अंदर तो हर रोज़ मेरे पास एक नया गेस्ट बैठने आके, तो इस फॉर्मेट के अंदर किस तरह से डिसाइड किया जाए कि आप सिर्फ ट्रेंडिंग ही पे काम करें। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पे काम करता हूँ। अब जो आज की भी हमारी वीडियो, हम कोई मसाला नहीं लगा रहे इसमें, प्योरली एक एजुकेशन देने की, कम्युनिटी गिव बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। यहाँ तो लोग सुनते ही हैं कि भाई उसके घर में क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, उसने गाड़ी कौन सी ले ली, उसने लग्जरी कौन सी है, उनके बेडरूम में क्या हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ ये चीज़ चल रही है। मैं दो इस पे टिप देता हूँ सर आपको जी। एक पहले मैं ये समझा दूँ कि जो CPM है ये है कैसे। मैं ऐड चलाता हूँ, मैं गूगल को पैसे देता हूँ, आपकी वीडियो पे वो ऐड चलती है, ठीक है। गूगल ने आपको शेयर करना है। तो जितने मैं देता हूँ गूगल उससे ज़्यादा तो आपको दे नहीं ऑफ सकता। कोर्स। उसमें से गूगल ने अपना कट रख के आपको देना है। तो अगर वीडियो कंटेंट है यूट्यूब का तो इसमें 55-45 का स्प्लिट है। 45 आपको मिलेगा, 55 गूगल रखेगा ठीक अपने है। पास। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं RPM। जो आपको मिला वो आपका रेवेन्यू है, जो टोटल मिला वो CPM है, कॉस्ट पर माइलस्टोन है, उसका 45% आपको मिला। तो मेरे जहन में एक दिन बैठे बैठे आया, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था कि कोई वे आउट निकालूं। तो मैंने कहा गूगल से ही पूछ लेते हैं ना कि कौन से टॉपिक पे कितने पैसे लेते हो भाई। अब मैं एडवर्टीज़र ऐड चलाता हूँ तो मुझे गूगल बताता है कि इस अप्रॉक्सीमेटली इस ऐड के आपको इतने पैसे पे करना पड़ेंगे। बिल्कुल सही है, बेड आती है। तो मैंने कहा एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं वही बिड को यूज़ कर लेता हूँ कि मुझे कितने पैसे बनेंगे मेरे, क्योंकि गूगल ने तो उसी पर पैसे देने हैं। हाँ। तो ऑन द एवरेज मुझे पता है, तो मैंने उसकी एक वीडियो बना दी कि आपने CPM कैसे चेक करने हैं। ठीक है। तो अगर तो आप नीच स्पेसिफिक चैनल चला रहे हैं तो फिर आप CPM वहाँ से चेक कर सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट करें, आपको बता देगा इस कंट्री में इस टॉपिक का इतना CPM है, उससे रेलिवेंट टॉपिक भी दिखा देगा आपको। गूगल कीवर्ड प्लानर। सही हो गया। नाउ कमिंग टू योर थिंग कि यार हम पॉडकास्टर हैं, हमारे पास तो हर तरह की चीज़ें आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको हर तरह की वीडियो पे डिफरेंट CPM में आ रहे होंगे। ऐसे ही है। अगर नीच स्पेसिफिक होगा तो एक ही CPM चल रहा होता है और ऑलमोस्ट थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ। वेरिएशन। लेकिन आपकी वीडियो के अंदर ना हेल लॉट ऑफ डिफरेंस होता होगा कि इस पे बिल्कुल नहीं बने, उस पे ज़्यादा बन गए। इसके अंदर अगर आप ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर व्यूअर की बाइंग इंटेंट है, या अपनी पॉडकास्ट की डायरेक्शन वैसे सेट करते हैं कि व्यूअर की बाइंग इंटेंट उसके अंदर आए। फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल की वीडियोस, लाइफस्टाइल के अंदर डेली लाइफस्टाइल में आप के ऊपर वीडियो करते हैं, बच्चों की पेरेंटल केयरिंग के ऊपर आप वीडियोस करते हैं। अब ये एजुकेशनल भी है लेकिन पेरेंटल केयरिंग के ऊपर CPMs बड़े हाई हैं। बाइंग इंटेंट कैसे व्यूअर की आएगी, इसके ऊपर ऐड कौन से चलेंगे, इसके ऊपर ऐड चलेंगे बच्चों के खिलौनों के ऐड चलेंगे, बच्चों के डाइपर्स के ऐड चलेंगे। ठीक है, ये कॉस्टली ऐड्स हैं। आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी से पॉडकास्ट करते हैं उसके ऊपर अच्छे CPM जाएंगे, क्योंकि उसके बाइनांस के ऐड चलेंगे। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड करते हैं, टेक से रिलेटेड करते हैं, आप इस्लामिक पॉडकास्ट करेंगे, माजरत मेरा कोई मतलब आई डोंट वांट टू उस कंटेंट को, हाँ मैं नहीं कहता कि डिमोट कर रहा हूँ, लेकिन उस कंटेंट पे ऐड थोड़ा कम चलता है तो उसके ऊपर पैसे कम बनेंगे। तो अभी ये फिर टॉपिक सिलेक्शन की बात है ना, आप ये देख सकते हैं कि यार ये वाला क्या टॉपिक बाइंग इंटेंट रखता है। अगर नहीं रखता तो मैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन चीज़ें ऐसी ऐड कर सकता हूँ कि व्यूअर की बाइंग इंटेंट इसके ऊपर बनती हो। तो इसमें जो इस्लामिक कंटेंट है ना, इस्लामिक कंटेंट के ऊपर फिर CPM काफ़ी लो होते हैं, इजी होता है। अच्छा, इस्लामिक कंटेंट के अंदर ज़्यादातर कॉपीराइट कंटेंट की तरफ लोग चले जाते हैं,
इस पे स्ट्राइक इसलिए नहीं आती कि हम स्ट्राइक को अगर डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब नहीं देता, क्रिएटर देता है। ठीक है। म्यूज़िक क्लेम यूट्यूब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पकड़ा देता है सिस्टम से निकाल के, लेकिन स्ट्राइक जब तक नहीं आती तब तक क्रिएटर नहीं देता। ठीक है। तो मेरा चैनल है वो चल रहा है, उसका वैलिड कंटेंट है, मैंने उस पर किसी का कंटेंट कॉपी किया हुआ है, चलता रहेगा जब तक वो क्रिएटर स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त इस्लामिक चैनल भी तो बहुत बड़े बड़े चैनल ऐसे चल रहे हैं जिनका मिलियंस में रेवेन्यू है मंथली, ठीक है, और वो उसमें ज़्यादातर हैवी कॉपीराइट वाला ही है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं है, मतलब वो किस तरफ से पैसा कमा रहे हैं? देखिए इस्लामिक जो चैनल्स हैं ना, इनके ऊपर सिर्फ आपको वो चैनल मिलेंगे जिनकी व्यूअरशिप मिलियंस में है। ठीक है। इस कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट बड़ी अच्छी है, व्यूअर हुक बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ पे भी आप मजहब का टच दे देंगे ना, सेंटीमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसके ऊपर व्यूअरशिप मिलियंस में चली जाती है। तो चाहे वो थोड़ा भी सीपीएम बन रहा होता है ना, वो $3,000 $4,000 तक चैनल चला जाता है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया मेरा मिलियन व्यूज़ के ऊपर एक इस्लामिक वीडियो के ऊपर $100 है। तो अगर ये मेरी इस तरह की 1000 वीडियोज़ हैं और 1000 वीडियो पे मंथली का मिलियन आ रहा है, तो मेरा 100 करके $10,000 बन रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लेकिन इट्स अ हेल क्वाइट चैलेंज कि आपने 10 मिलियन करके 100 मिलियन व्यूज़ महीने का लेके आना है चैनल पे, तब जाके आप इतने पैसे बनाएंगे। बिल्कुल सही है। तो जो नया बंदा है जिसकी जो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, उसकी फेस वैल्यू, अब नए नए मुफ्ती बने हैं, नए आप कभी भी मुफ्ती तारिक मसूद का मुकाबला नहीं कर सकते व्यूअरशिप के अंदर। ठीक है, तो अगर हम उन लोगों को देखते हैं जिनके ये ब्रांड बन चुके हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह चपेड़ों से लाल नहीं करो। डकी भाई को देख के फैमिली व्लॉगिंग शुरू नहीं कर दो। भाई नहीं व्यू आते आजकल फैमिली व्लॉगिंग पे, वो डकी बन गया जो बनना था, अब नहीं व्यू आते। अब यूट्यूब प्रमोट भी नहीं करता ऐसे कंटेंट को, और वो शुरू के अंदर आपको कंपटीशन बहुत टफ मिलता है, यानी कि यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, कंपटीशन की वजह से आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जाइंट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, वैसे इस पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या यूट्यूब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है कोई ऐसे वल्गर कंटेंट को जिसमें आप मतलब इस तरह की कोई बेहुदा बातें कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें आप प्रमोट करने की कोशिश करें जो अगेंस्ट द कल्चर है या जो अगेंस्ट द एथिक्स हैं, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है कहीं ना कहीं रीच को, या ओपन है भाई प्लेटफॉर्म, जो मर्जी करो, गाली गलोच भी करो? सर हर प्लेटफॉर्म इसको जो करता है रिस्ट्रिक्ट करता है। इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर एक तो एआई खुद ब खुद पकड़ ले आपके कंटेंट को, ठीक है, जो कि चांसेस बड़े रेयर होते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है, एआई को एनालाइज करने में टाइम लगता है, प्रोसेसिंग पावर लगती है, लेकिन पकड़ा जा सकता है। दूसरा जो केस होता है वो होता है किसी ने रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, जब कोई रिपोर्ट करता है तो वो एआई के रिव्यू के लिए फ्लैग हो जाता है, और फिर उसको एआई रिव्यू कर लेता है, और उसकी बेस के ऊपर अगर वो देखता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन हैं इसके अंदर, तो वो रीच कम करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ कि जो गिव अवेज की पोस्टें होती हैं, फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइन जाके पढ़ें, आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ें, वो उन्होंने लिखा हुआ है, खुद से कह रहे हैं कि हम गिव अवेज की पोस्टों को और गिव अवेज के जो कम्युनिटी पोस्ट है यूट्यूब के अंदर और फेसबुक पोस्ट, हम इसको प्रमोट नहीं करते। तो फिर ये किस तरह चल रहा है? आपका जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो तो करता ही ये है, क्या नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कौन सा है? मिस्टर बीस्ट। ये मिस्टर बीस्ट का चैनल किस तरह चल रहा है? वो तो खेल ही सिर्फ उस पर, उसने तो बल्कि पूरे पूरे शो बना दिए हुए हैं गिव अवेज के ऊपर। मिस्टर बीस्ट का गिव अवे जो है ना, वो कंटेंट के साथ है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि आप कम्युनिटी पोस्ट करें कि मैं सिर्फ गिव अवे देना चाह रहा हूँ, और कुछ उसके पीछे कंटेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप जी ये पोस्ट 10 लोगों को शेयर करें, हाँ तो हाँ आप हाँ, इसके लिए इस तरह की पोस्ट प्रमोट बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो कंटेंट के साथ कर रहा है। मिस्टर बीस्ट की ना बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। आप कोई मिस्टर बीस्ट की कोई भी वीडियो चलाइएगा, जो चीज़ वो आपको थंबनेल में दिखाएगा वो पहले 10 सेकंड में दिखा देगा। इसके कहते हैं कन्फर्मेशनल बाइस। ठीक है, जब आपने थंबनेल पे देखे, आपने वीडियो में 10 बातें की हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको वही बात जिसको देखने के लिए आप आए थे उसकी कन्फर्मेशन पहले 10 सेकंड में मिल जाती है ना, देन यू आर हुक्ड, क्योंकि आपने थंबनेल पे क्लिक इसलिए किया था कि मैं ये देखने जा रहा हूँ। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी तो है, जो खास तौर पे आपकी डोमेन के लोग कर रहे हैं, एजुकेशनल जितने भी इस वक्त यूट्यूबर हैं, वो मैक्सिमम 30 सेकंड की बात होगी, लेकिन लस्सी ऐसी करेंगे उसकी कि 20 मिनट की वीडियो में कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ 10 सेकंड की बात या 15 सेकंड की बात बताएंगे, 20 मिनट वीडियो को लंबा खींचेंगे। सर उसकी रीज़न ये है कि उसके मुकाबले का कंटेंट नहीं है अभी आपके पास। ठीक है, वो जो यूट्यूबर्स या जो लोग पढ़ाने वाले इस तरह काम कर रहे हैं ना, उनके कंपटीशन में ऐसा कंटेंट लाया ही नहीं गया जिस कंटेंट के ऊपर वैल्यू व्यूअर को दी जा सके। अब मैं अनफॉर्चुनेटली लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस स्पीड से नहीं लेके आ पा रहा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास जितना टाइम वो लोग लगा चुके हैं। इसका नुकसान उनको भी अब होने लग गया है। वो क्या होता है कि व्यूअर अब 2x पे देखता है। ठीक है, जब वो 2x पे देखता है, अब उसे पता होता है कि इसने, जो आपका रिकरिंग व्यूअर होता है ना, उसे वैसे ही पता होता है इसने कहा, वो खींच के आगे करके देख लेता है। और मैं अक्सर ऐसे ही कर रहा होता हूँ, उन लोगों की वीडियो जिस तरह खींच रहे होते हैं वहाँ ले आता हूँ। लेकिन अगर आपने
वैल्यू देनी है व्यूअर को, व्यूअर का टाइम ज़ाया नहीं करना, आप व्यूअर के टाइम की वैल्यू करते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर आपको व्यूअर को वो देना पड़ेगा जिसका आपने उसको प्रॉमिस किया। और शुरू में मिस्टर बीस ये नहीं करता कि वो चीज़ शुरू में दे भी देता है, सही, वो शुरू में इंट्रो में दिखा देता है, ठीक है, और फिर उसको वीडियो के मिडिल में एंड पे आके डिलीवर कर देता है। लेकिन उसको डिलीवर करते हुए भी एक स्टोरी बना के डिलीवर करता है कि वो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, बंदा बोर नहीं होता देखते सही हुए। है। तो मिस्टर बीस की ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये बड़ी वर्कफुल स्ट्रैटेजी है, बड़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है। मैंने जब भी यूज़ किया मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है सर, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिसर्च पे काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर किसी थॉट प्रोसेस के तहत कोई चीज़ नहीं आती, एक रैट रेस चल रही है, कॉमेडी वीडियोस बनना शुरू हुई तो पूरा पाकिस्तान उधर लग गया, व्लॉग बनना शुरू हुए तो पूरा पाकिस्तान उधर लग गया, फिर छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स बनने शुरू हुए, लोग उधर लग गए। इंडिया के कंटेंट को पाकिस्तान के कंटेंट के साथ किस तरह देखते हैं? पाकिस्तानी जो कहते हैं ना, जब हम इंडिया बड़ी मार्केट है, हम वहाँ पे अपना कंटेंट पुश करना चाहते हैं, हमें तरीका बताएं इंडिया में कैसे पुश करें कंटेंट। मैं उन्हें कहता हूँ भाई इंडिया में कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, आपका कंटेंट वहाँ पुश होगा, आप उस लेवल का कंटेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे वो बंदे कंटेंट अपना जनरेट कर रहे हैं। तो आप पहले पाकिस्तान की मार्केट टैप कर लें। अगर आप पाकिस्तान के व्यूअर को वीडियो नहीं दिखा सकते ना, तो फिर इंडिया को तो आप भूल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 24-25 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे आप उसको कर लें। इंडियन कंटेंट क्रिएटर बहुत मेच्योर, बहुत सारे आगे जा चुके हैं हमारी इन चीज़ों से। कुछ चंद एक एग्जांपल देना चाहेंगे किस में वो हमसे बेहतर? एल्ग्रो देख लें, एल्ग्रो जो है वो इंडियन चैनल है और वो एक बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएशन का चैनल है। ठीक है, पाकिस्तान में एल्गोरिथम के लेवल का कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं, मैं ये चाहूँगा कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे दें फॉर एक, लेट्स से हम कोई भी एक वीडियो पकड़ लेते हैं, ये पॉडकास्ट कोई पकड़ लें, कि हमारे यहाँ जो पॉडकास्ट हो रही हैं और जो इंडिया में पॉडकास्ट की जा रही हैं या जो गोरा पॉडकास्ट कर रहा है, इनमें डिफरेंस क्या है? स्टाइल का डिफरेंस है, क्वेश्चनिंग का डिफरेंस है, उनके सर पॉडकास्ट के अंदर जो मेन चीज़ है ना, मैं आपके सामने आके बैठा हूँ। अब इस पॉडकास्ट में वैल्यू निकालना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझसे हाई टेक्निकल क्वेश्चन कर लेंगे, मैं उनके जवाब दे दूंगा। ठीक है, आप मुझसे कंट्रोवर्सी से बात कर लेंगे, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। ठीक है, स्टडी करना अपने जो आपका गेस्ट आ रहा है उसको, इट्स मेन चैलेंज ऑफ द पॉडकास्ट। मैं नहीं देखता कि पाकिस्तानी पॉडकास्टर, जैसे आपने मुझे पूरा स्टडी किया हुआ था, आपने मुझे कहा जी मैंने गूगल पे आपको किया तो आपके इस चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये चीज़ मैंने नहीं देखी। बहुत सारे पॉडकास्टर्स के अंदर वो बिठा के उन्होंने मिर्च मसाले के सवाल लिखे होते हैं, वो डालने हैं उन्होंने, उसके अच्छे अच्छे क्लिप्स काट रहे हैं और व्यूज़ के डाल देना, फोकस कर देना। जबकि इंडियन पॉडकास्ट जब मैं सुनता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यार ये पीछे वर्क हुआ हुआ है, जिस तरह से सवाल और फ्रिक्वेंसीज फ्लो लेके चल रहे हैं ना, ये पीछे काम हुआ हुआ है। ठीक है, सेम जब मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ अच्छे इंडियन यूट्यूबर्स का, तो अब पूछते हैं ध्रुव राठी क्यों नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान में? भाई यही वजह है ध्रुव राठी पैदा नहीं हुआ ना, कि ध्रुव राठी के आप जाके ज़रा स्क्रिप्ट तो एनालाइज करें, उसकी रिसर्च तो देखें ज़रा। पाकिस्तान में ध्रुव राठी के लेवल का एक बंदा है, फैसल बड़ैच। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी सी नीच डिफरेंट है, वो हिस्ट्री पे बात करता है, वो दूसरी चीज़ों पे बात करता नहीं है। तो लेकिन उसके अलावा मुझे गिनती के यूट्यूबर्स आपको, मतलब कौन आप आज गिनने बैठे, आप पॉडकास्टर गिनने बैठे सर, हाँ ऐसे ही है, 5-7 से ऊपर आपको पॉडकास्टर नज़र नहीं आएंगे बिल्कुल मेन। ऐसे ही है। बाकी वो ठीक है, हर बंदा लगा हुआ है, बट मैं कह रहा हूँ एक्चुअल पॉडकास्टर्स बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। 5-7 से 7-8 हो जाएंगे मैक्सिमम। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, जो थोड़ा सा डिफरेंट काम करना भी चाहता है, अब मुझे शुरू में बड़ी गालियाँ पड़ी, अब आप पूछें किस बात पे? पॉडकास्ट का फॉर्मेट, आप भी बल्कि मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ, इंटरव्यू में और पॉडकास्ट में फ़र्क क्या है? इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सवाल पूछता है और गेस्ट को इजाज़त देता है कि भैया आप पूरा प्रॉपर आंसर करें, मैं चुप करके बैठ के आपको हूँ हाँ कर रहा हूँ। पॉडकास्ट इट्स अ 2-वे कन्वर्सेशन, काउंटर करना ठीक है, ये आप दो लोगों की आपस में बातचीत हो रही है। अब इसके ऊपर लोगों ने लान तान शुरू कर दी, जी आप गेस्ट को मौका ही नहीं देते, आप ये तो आप ही बोली जा रहे हैं। हालांकि मैंने हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरा सिर्फ 15-10-15-20% मैक्सिमम चंक हो, 80% मैं गेस्ट को मौका देता हूँ। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं नहीं जी आप चुप करके बैठा करें। नहीं, मेरा तो ख्याल है 50-50 होना चाहिए। एक्चुअली यही है, क्योंकि इट्स अ 2-वे कन्वर्सेशन ना। मेरी एक पॉडकास्ट है क्रिएटर एचक्यू के नाम से, हमने फेसबुक पे की हुई है, यूट्यूब पे भी उसको अपलोड नहीं किया। असबर, मैंने और मुदस्सिर अल्ताफ़, हम तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया। आप उसको देखेंगे तो वो आपको 50-50 नज़र आएगा। इंटरव्यूअर का टाइम 50 है, बाकी दो का टाइम 50-50 है। तो पॉडकास्ट में तो मैं आपको भी बात कर रहा हूँ, आप मुझे फ़ौरन से कहें नहीं साहिद भाई ये मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, ये ऐसे था, आप बताइए आपका क्या व्यू है। तो हम डिफरेंट व्यूज़ दे रहे हैं उसके ऊपर, आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरे दोनों इक्वल बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन इंटरव्यू की क्वेश्चन करने की पावर क्योंकि आपके पास है, तो आपने स्टडी करना है मुझे, ठीक है। मैंने सारी कन्वर्सेशन में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं आपसे किया, आपने ही क्वेश्चन किया, मैं आपका गेस्ट बन के आया। तो ये इंटरव्यू वाला पार्ट है, लेकिन इसके अंदर पॉडकास्ट का मतलब है कि आपने एक्टिव कन्वर्सेशन करनी है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता और अच्छे खासी इसके ऊपर बैशिंग होती है अगर कभी कर भी ले। क्यों कि हम लोगों ने रिसर्च बेस्ड काम करना ही नहीं है, जो बस चल रहा है बस उसी तरह से चलता जाएगा। रिसर्च की बात हो रही है, टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना
कितना ज़रूरी है जब आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं? बहुत सारे लोग हैं वो फ्लो में बात कर जाते हैं। अब जिस तरह मैं हूँ, मुझे अगर आपको लिखा हुआ कुछ दे देंगे ना तो यकीन कर मेरी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन फ्लो में अब मैं अगर उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च अपने लेवल पे कर ली है, पढ़ ली है उसको, तो फ्लो में मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे आपकी क्या टेक है कि क्या लिखा हुआ वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, या बस आप एक उसका ओवरव्यू ले लें और उसके बाद आप एक फ्लो में जाएं? मुनीर भाई, मुझसे अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि यार फलाना बंदा तो ऐसे ही, डॉक्टर अफान तो ऐसे ही खड़ा होकर बोल रहा होता है, हाँ। तो उसके मिलियन व्यूज़ में आते हैं। हम्म। तो आप हमें कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, आप स्क्रिप्ट पे इतना फोकस करवाते हैं क्यों? देखिए भाई, डॉक्टर अफान को अल्लाह पाक ने अगर वो सलाहियत दे दी है, जी। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है हर बंदा डॉक्टर अफान बन सकता है। एग्रीड एग्रीड। आपको एटलीस्ट स्क्रिप्ट का खाका बनाना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आपको स्क्रिप्ट की साइंस बताता हूँ, ये नोट डाउन कर लें। अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं ना आपके व्यूअर, तो मुझे बताइएगा, आपके कमेंट्स में बताएं वीडियो में आके कि रिजल्ट कैसा मिला। स्क्रिप्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है। इंट्रोडक्शन, स्टोरी और कॉल टू एक्शन। ठीक हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने हुक करना है, 1 हुक करें, 2 हुक करें, 3 हुक करें। अब हुक में बताया तो हुक क्या होता है कि आपने कोई क्यूरोसिटी पैदा करनी है, कोई सवाल पैदा करना है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है ना आदि दे के छुपा लेनी है, किसी भी तरह से आपने व्यूअर का इंटरेस्ट पैदा करना है। ठीक है। जनरल हुक क्या होते हैं? आप एक स्टेटमेंट दे दें, आप एक बिग क्लेम कर लें, ठीक है, आप कोई सवाल व्यूअर से कर दें कि आप जानते हैं या कहीं दुनिया का सबसे बड़ा शिप जो था वो डूबा। इस तरह की कोई भी क्यूरियोसिटी, मतलब कोई भी आपकी वीडियो में ऐसी चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो, जो इंटरेस्टिंग आप हो, शुरू में बस जो उससे हाँ जो engage भी कर इसे सकते हुक, इसे हम हुक कहते हैं। अब आपका थंबनेल भी एक हुक है, आपका टाइटल भी एक हुक है। अब थंबनेल और टाइटल के बाद आपके पहले 10 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप पहले 10 सेकंड के अंदर व्यूअर को हुक कर लेते हैं तो फिर व्यूअर आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर। नाउ अब बॉडी अगर आपकी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो आपको जो रिटेंशन ग्राफ है ना, ये नीचे आएगा। अच्छा, अब ग्राफ यूं होता है, अगर आप नोट करें ना, ये यूं करके आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब एक हो गया ग्राफ, यहाँ से पहले 30 सेकंड के अंदर ग्राफ बड़ी स्पीड से गिरता है, बहुत से व्यूअर छोड़ के आते हैं, इट इज़ नेचुरल। यूट्यूब की एक स्टडी में बताती है कि 30 सेकंड, जो 30 सेकंड का मार्क रखा है उन्होंने, इसकी एक लॉजिक थी, उन्होंने रिसर्च करवाई थी। वो 30 सेकंड पे व्यू काउंट करते हैं। ओके। अब वो 30 सेकंड पे क्यों व्यू को काउंट करते हैं, 5 पे क्यों नहीं करते, 10 पे क्यों नहीं करते? उसकी रीज़न ये थी, उन्होंने देखा कि व्यूअर अगर 30 सेकंड तक बैठ जाता है तो फिर उसके चांसेस कम होते हैं वीडियो को छोड़ के जाने के, ठीक है। क्योंकि वो 30 सेकंड स्पेंड कर चुका है। अब वो उसकी छोड़ने की रेशो कम हो जाएगी, वो स्किप करके कुछ पार्ट फॉरवर्ड कर लेगा। लेकिन लेट्स से अगर आपके 70% व्यूअर बैठे हैं 30 सेकंड तक, तो आप देखेंगे कि 40% एंड तक बैठे होंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो अब पहले 30 सेकंड में आपके 100% से 70% गिरे, अगले 10 मिनट में आपके सिर्फ 30% गिरे हैं। तो ये देखें, वो रिसर्च में ये बताती है। तो इस तरह से जो आपकी बॉडी है, अगर उस बॉडी के अंदर आपने हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक कनेक्शन नहीं बनाया, अपनी स्टोरी के दरमियान में आपने एक कनेक्शन नहीं बनाया, तो वो आपका कनेक्शन जो है ना ड्रॉप होगा, वहाँ पे व्यूअर आपके छोड़ के जाने लग जाएंगे, आपका ग्राफ जल्दी गिर जाएगा, एंड पे 10% लोग बैठे होंगे। तो आपने उसको अगर सीधा रखना है लाइन को, ठीक है, तो फिर आपने स्टोरी टेलिंग लेके आनी है। स्टोरी टेलिंग के साथ आपने जो ना विजुअली स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स देनी है, दरमियान में हुक क्रिएट करने हैं, एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना है, और फिर उसके अंदर आपने कॉल टू एक्शन दरमियान में लगा दें या एंड पे लगा दें, सब्सक्राइब कैसे करवाना है। सही। अब ऐसे सब्सक्राइब करवाना कि यार आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दें, मैं नहीं, पुराना मेथड हो गया। इसकी जो है प्रैक्टिकलिटी मैंने रिसर्च करके ट्राई करके देखा है, इसके ऊपर अब नहीं आते। ठीक है। राइट मेथड अब मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ, वो है कि आप व्यूअर को वजह दें सब्सक्राइब करने की। उसे क्या मिलेगा अगर वो सब्सक्राइब करता है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने मेरे साथ पॉडकास्ट कर ली है, अब अगली पॉडकास्ट आपने कोई प्लान की हुई है। हाँ। अब मेरी पॉडकास्ट के अंदर कहीं पे कह दें कि जी अगली पॉडकास्ट, लेट्स से अब हमने बाहर जाने की बात की जी। आप एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर दें कि बाहर जाने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए अगली पॉडकास्ट आने वाली है एक वीज़ा एक्सपर्ट के साथ, तो वो वाली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब कर, पावरफुल कॉल टू एक्शन हो गया ये। ठीक है, ये यहाँ पे व्यूअर आपको फॉलो और सब्सक्राइब करेगा। ठीक है। लाइक्स करने हैं तो अच्छे इमोशंस पैदा करें वीडियो के अंदर, ठीक है, तो लाइक आएंगे आपको। सही। कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो कमेंट्स और शेयर्स आएंगे। ठीक हो गया, तो ये एंगेजमेंट के पैरामीटर्स हो गए, लेकिन ये आपको स्क्रिप्ट में करने पड़ेंगे। ठीक है। कॉल टू एक्शन की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी, सही। फिर जाके आप जो है ना वो एक अच्छा वैल्यूड कंटेंट दे पाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने बात की स्क्रिप्ट आपने लिख लिया, इससे ठीक है आपकी चीज़ें बहुत सारी डिसिप्लिन रहती हैं, आपका एक पूरा हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो लगता है कि यार रट्टी हुई कोई चीज़ पढ़ रहा है। नहीं, स्केच बना लें,
ठीक है। मैं अब स्क्रिप्ट पूरा नहीं लिखता होता, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट के पॉइंट्स पता होते हैं, ठीक है। और वो पॉइंट मैंने लिख के भी रखे होते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, हाँ। मैं भूल गया हूँ तो मैं देख के क्लिप दोबारा से वहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो पूरा स्क्रिप्ट बेशक ना पढ़ें, अगर आप पढ़ सकते हैं टेलीप्रॉम्प्टर लगा के तो पढ़ लें, लेकिन आपको टेलीप्रॉम्प्टर की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एक्सेंट चीज़ें। तो अगर आप नेचुरली बोल सकते हैं तो वेरी वेल, गुड एनफ। तो लेकिन एटलीस्ट आपके पास स्क्रिप्ट के बॉडी पार्ट्स के पॉइंट्स पता हों कि यहाँ मैंने बोलना क्या है, बिल्कुल सही है। उसके अंदर हुक लगाना कैसे है वो आपको पता हो। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो फिर एक स्टेज आएगी कि आपके हुक ऑटोमेटिकली, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा, खुद ब खुद लगने लगेगा। बिल्कुल सही है। एडिटिंग को कितनी वेटेज देते हैं आप? बहुत सारे लोग आजकल ऐसे है कि मोबाइल पे ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, मोबाइल पे ही एडिट की और लगा दी, और कुछ लोग हैं जिस तरह ये हमारा सेटअप है, ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन में जाएगा, उसके बाद जाकर पूरी इसकी एडिटिंग होगी, सब कुछ होगा, थंबनेल्स बनेगी, सारा कुछ होगा। इसको आप कितनी वेटेज देते हैं? आपके नज़दीक क्या इसकी अहमियत है भी या नहीं? क्योंकि मैंने इसकी दो मुख्तलिफ राय सुनी। लोग कहते हैं यार बस लगा दो, कभी भी चल जाएगा। मैं इसको निश पे देखता हूँ कि आपकी निश कौन सी है। हर निश की एडिटिंग डिफरेंट है। ठीक हो गया। जैसे कि ASMR की निश है, ASMR की निश के अंदर साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड नॉइज रिमूव होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आप हथौड़ी मार रहे हैं, हथौड़ी की आवाज़ आनी चाहिए। अगर छुरी चल रही है तो छुरी की चर्र की आवाज़ आनी चाहिए। गरारी है तो गरारी के घूमने की आवाज़ आनी चाहिए, वो एंगेजमेंट पैदा करती है। ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर आपका एजुकेशनल कंटेंट है, जी। ठीक है, तो फिर आपके अंदर जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपका इंटरटेनमेंट का कंटेंट है तो उसके अंदर जंप हुक जो जंप कट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टोरी टेलिंग का कंटेंट है, हिस्ट्री का कंटेंट है, उसके अंदर एल कट और जे कट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो आपकी जो टेक्निक्स हैं एडिटिंग की, ये चेंज होती हैं हर टाइप की नीच के हिसाब से। आपने अपनी एडिटिंग सीखनी होती है। ठीक है। तो जनरल एडिट, अब एडिटिंग के हमारा मसला क्या है, लोग एडोबी प्रीमियर प्रो करना सिखाते हैं, लोग कैनवा पढ़ाना सिखाते हैं, लोग लेट से कैपकट सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं को बताता कि यार टेक्निक्स क्या हैं जो कि तीनों में यूज़ होंगी, लेकिन आपने एडिटिंग सीखनी है। मैं कहता हूँ क्रिएटर इज़ क्रिएटिविटी। नाउ इफ़ यू कैन नॉट बी क्रिएटिव, यू कैन नॉट बी अ क्रिएटर। क्रिएटिविटी घोल के पिलाई नहीं जा सकती थी, इट कम्स विद द प्रैक्टिस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वो उसको प्रैक्टिस करेगा, उसमें से अपना माइंड अप्लाई करेगा और मज़ीद क्रिएटिविटी निकालेगा। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी वायरल होती है, आपको नज़र आएंगी जिसके अंदर एडिटिंग हुई नहीं हुई। रोड वॉक, ये बाबा बैठा हुआ है, ठीक है, रोटी खा रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, आपने उसकी वीडियो बना के डाल दी, रॉ डाल दी आपने, रॉ डाल दी, सिर्फ म्यूज़िक लगा दिया उसके ऊपर, वो साउंड वाला बड़ा इमोशनल था ना। अब उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा हो गए उस वीडियो में देखने वाले के लिए कि वो वीडियो वायरल हो जाएगी, उसका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। अच्छा, कुछ वीडियोस जिसके ऊपर आप लेट से पजल्स कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट के चक्कर में क्या आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, वो आपका जो है ना आ जाएगा। कार्टूनिक वीडियोस में बच्चे देख रहे होते हैं, वो बैठ के देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर अच्छी इंगेजमेंट आती है, वो भी अच्छी वायरलिटी मिलती है। तो एडिटिंग डिपेंड करता है कि आप किस निश में हैं, किस तरह की वीडियो है, उसके हिसाब से फिर आपको एडिट करनी पड़ेगी। अच्छा, सम टाइम आपने ये सारी चीज़ें बेहतर की होती हैं, आपकी थंबनेल अच्छी है, आपका टाइटल अच्छा है, टैग्स ज़रा भी आपने लगा दिया, एडिटिंग भी आपकी प्रो लेवल की है, साउंड भी आपका क्रिस्प है, उसके बावजूद आपका कंटेंट नहीं चल रहा होता। इसके पीछे क्या रीज़न होती है? एक बल्कि सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा। कुछ लोग कहते हैं जी यूट्यूब तो नसीब है, जब नसीब में होगा तो चल जाएगा। नहीं, यूट्यूब नसीब नहीं है। ठीक है। यूट्यूब नसीब नहीं है, यूट्यूब इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड गेम। ठीक है। एक चैनल है आजकल बड़ा मशहूर है, मैग्नेट्स मीडिया। इसकी मैंने केस स्टडीज़ अपने ग्रुप में उस वक्त सुनाई थी जिस वक्त इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर थे, 10 या 20,000 सब्सक्राइबर थे। इसके एक महीने के अंदर ये 10,000 20,000 से उठा, मिलियन टच कर गया। लेकिन सर तीन या 4 साल के बाद ओके, प्रोडक्शन सिनेमैटिक प्रोडक्शन ग्रेड की वीडियो बनाता है बंदा। अच्छा, सिनेमा लेवल की वीडियोस 700-800 वीडियो डाली उसने, उसका चैनल नहीं हिट हुआ। सही स्टोरी टेलिंग है, और वो वीडियोस कौन सी बना रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स की वीडियोस, उनकी फुल्ली रिसर्च वीडियोस की, कोका कोला कैसे बना, कैसे डाउनफॉल में गया, माइक्रोसॉफ्ट कैसे बना, या नोकिया कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, सारी चीज़ें बड़े इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट के साथ और बड़ी हैवी एडिटिंग के साथ वो बना रहा है। वो पैरालैक्स यूज़ कर रहा है। अच्छा, अपनी हर वीडियो के अंदर। और मैं भी अपने कैश काउ में पैरालैक्स यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं पैरालैक्स क्या करता हूँ, थोड़ी देर के बाद 2-3 सेकंड का पैरालैक्स डाल दिया। पैरालैक्स क्या होता है कि 3D कैमरा, ये अब कैमरा ऐसे चलेगा एडिटिंग के अंदर कि आपके और मेरे दरमियान से गुजर जाएगा कैमरा, सही, ठीक है, तो पैरालैक्स हम इसे कहते हैं। या मेरे पीछे से आएगा यूं करके, यहाँ से निकलेगा कैमरा और वहाँ से निकल जाएगा, इस इफेक्ट को कहते हैं पैरालैक्स। ठीक है। तो ये कैमरा एक्चुअल में जाता है या बस नहीं, वो सॉफ्टवेयर में करते अच्छा, हैं हम सॉफ्टवेयर इसको, में, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में करते ठीक हैं, है। या हम कैपकट में की फ्रेम लगा कर सकते हैं सही इसको।
तो अब वो ये टेक्निक पूरी वीडियो में यूज़ करता है, मैं सिर्फ कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मतलब मेहनत कर रहा है बच्चा। मेहनत कर रहा है। 3 साढ़े 3 साल 4 साल लग गए उसके चैनल को ग्रो करने में। यूट्यूब एक चीज़ जो बड़ी देर से मिलती है आपको यूट्यूब पे, वो है टॉपिकल अथॉरिटी। ठीक है। अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे ना, अगर आपके सब कुछ अच्छा है, जैसे आपने कहा, पहले तो जो मेरे पास लोग आते हैं उनका सब कुछ अच्छा होता नहीं है। बिल्कुल सही है। जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे कि मैंने मैग्नेट्स मीडिया की एग्जांपल दी, उसका मतलब है कि यूट्यूब ने भी उसकी टॉपिकल अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है। द मोमेंट आपको ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये आपको मल्टीपल वीडियोज़ के ऊपर रेप्लिकेट करके यूट्यूब को दिखानी पड़ेगी। भाई मेरी 100 वीडियोज़ हैं, 100 आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनल, चेक देयर वॉच टाइम्स, ठीक है। चेक देयर CTRs। दो मेन फैक्टर्स हैं, CTR भी अच्छा है, वॉच टाइम भी अच्छा है। सही। ठीक है, एक वीडियो पे अच्छा आ गया, अब 2 पे अच्छा आ गया, 10 पे अच्छा। हम कहते हैं यार हमारे तो 10 पे CTR अच्छे आ रहे हैं, हमारी वीडियो क्यों नहीं वायरल जा रही? भाई 10 पे यूट्यूब वायरल नहीं करता होता अनटिल अनलेस के कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपकी वीडियो वायरल हो जाए, और वो एक्सेप्शन होती है, वो नॉर्मल केसेस में चैनल को नुकसान देती है अगर वो नीच से रिलेटेड ना हो चैनल। सही। तो अगर आप नॉर्मल केस की बात करें, 10 वीडियोज़ हैं, 20 हैं, 50 हुई हैं, तो अगर वो स्लोली आपकी रीच बढ़ाएगा, और आपको ये वाला CTR, ये पैटर्न 50-100 वीडियोज़ पे पूरा करना पड़ेगा। जब वो पूरा होता जाएगा, आपकी रीच बढ़ती जाएगी, और फिर एक स्टेज आएगी कि जब आपकी लेट से 1000 वीडियो कंप्लीट होगी, आपकी ऑडियंस आपके साथ लॉयल हो गई है, फिर आपकी हर वीडियो के ऊपर व्यूज़ आने लग जाएंगे। फिर ये व्यू की नीच से भी ताल्लुक होता है भाई। कुकिंग के चैनल के ऊपर मिलियन नहीं आ सकते आप। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और मैंने सुनी है, बल्कि आसिफ भाई से उस दिन पॉडकास्ट हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि हम जो लॉन्ग फॉर्मेट वाले जितने भी कंटेंट क्रिएटर जैसा पॉडकास्ट है, अब इसमें डेफिनेटली अभी भी देखें हमारा 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं, ये 1.5 घंटे की वीडियो चलेगी। अब 1.5 घंटे की हमने एक एपिसोड लगा दी एज ए मेन एपिसोड हमारी। उसके बाद क्योंकि हम पूरे महीने में 4 एपिसोड टोटल करते हैं, तो अब पूरा वीक हमने इसमें से निकालनी 15 से 20 वीडियोस, कुछ होंगे शॉर्ट, कुछ होंगे रील्स। तो अब उनका ये कहना था कि जब आपने एक दफ़ा एक कंटेंट अपना लगा दिया, तो यूट्यूब को ज़ाती तौर पे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप उसी वीडियो में से चंक्स निकाल के लगाएं, क्योंकि वो रेप्लिकेसी हो जाती है आपकी उसकी। तो इस पे आपकी क्या टेक, रिसर्च की हुई है इस पे? सर मेरा एक्सपीरियंस इस पे बिल्कुल डिफरेंट है, और यूट्यूब का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। यूट्यूब के सर्च एंड डिस्कवरी एल्गोरिथम के हेड हैं टॉड बोपरे। ठीक है, वो बहुत दफ़ा इस चीज़ को बता चुके हैं। यूट्यूब खुद कहता है कि आप कंटेंट को रीपर्पस करें, इसका प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। कि यूट्यूब चेक कर लेगा आपका पहले कंटेंट पड़ा तो उसको प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है, इसका रीयूज से, अगर आपका अपना कंटेंट है और आप उसको स्पामिंग नहीं कर रहे, एक ही वीडियो को 100 दफ़ा डाल दिया, अगर वो काम नहीं कर रहे, आप प्रॉपर तरीके से रीयूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब इसको रीच भी देता है, और ये कम्युनिटी गाइडलाइन के साथ भी। और मैं यही स्ट्रेटजी लगाता हूँ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और मैंने जो टिकटॉक पे मेरे आई थिंक 30-40 हो गया, मैंने अभी स्टार्ट किया था टिकटॉक वीलॉग्स वाला चैनल अपना, जो मेरा माहर साजिद वाला चैनल है, 1,86,000 आई थिंक 1,87,000 उसके पे सब्सक्राइबर हो गए हैं। फेसबुक पे मेरे 1,60,000 हैं। मेजॉरिटी ऑफ चंक इसके ऊपर रीपर्पजिंग का है मेरे कंटेंट का। लेकिन रीपर्पज करना कैसे है, अगेन वो इम्पॉर्टेंट है। आपने स्ट्रेटजी क्या बनानी है रीपर्पज की, आपने जो चंक काटना है, उस चंक की स्टार्टिंग कैसी है, उस चंक की एंडिंग कैसी है, क्या आप उसको बेहतर करने के लिए थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रहे हैं उसके ऊपर, कॉल टू एक्शन उसके अंदर दिया या आपने नहीं दिया। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जैसे आप वो रिलेटेड वीडियो का बटन आ गया, तो मैं तो कहता हूँ आप हर वीडियो में से चंक्स निकालें और रिलेटेड वीडियो का लिंक दें उसके ऊपर, ताकि अगर शॉर्ट पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो 10 बंदे जाके लॉन्ग देख रहे हैं। मेन पॉडकास्ट डालने से पहले आप छोटे छोटे 3-3 मिनट की आप उसकी एक क्लिप्स डालें, ठीक है, और फिर मेन पॉडकास्ट का लिंक दे दें, और हर क्लिप के में बता दें, एंड पे ऊपर आके मेन पॉडकास्ट लगा दें, या अंदर आप कार्ड बटन लगा दें, ताकि अब देखिए आपके 1.5 घंटे की पॉडकास्ट है, लेट से 15 वीडियोस बन गई हैं 3-3 मिनट की, और आप उन 15 वीडियोस के ऊपर जो लेट से 100 व्यूज़ भी आते हैं, तो मतलब 15,000 व्यूज़ हो गए। 15,000 व्यूज़ में से अगर 10 बंदे भी जाके पूरी पॉडकास्ट देखते हैं, तो 150 व्यू आपने यहाँ से वहाँ कन्वर्ट कर लिया, जो कि रेलिवेंट व्यूज़ आ गए। तो मैं तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ रीपर्पजिंग को। आप शॉर्ट्स में भी रीपर्पज करें, छोटे क्लिप्स भी बनाएं इसके। एक और एडवाइस देता हूँ उन लोगों के लिए जो कंटेंट उनका हमें टाइम नहीं मिलता बनाने का, जैसे मेरे साथ मसला, टाइम नहीं मिलता बनाने का। आपने वीडियोस बना ली हैं, अब मेरी ट्रैवल व्लॉग की वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल व्लॉग में से एक वही स्टॉक फुटेज, वही फुटेज निकाली, उसके ऊपर वॉइस ओवर करके नया व्लॉग डाल दिया। ठीक है, ठीक है, 3 वीडियोस थी, 3 वीडियो को मिला के एक वीडियो बना के थोड़ी लंबी वीडियो बना के डाल दी। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इस्तांबुल 3 वीडियोस में कवर किया था, तो अब मैंने इस्तांबुल कंप्लीट के नाम से एक व्लॉग बना के दोबारा से डाल दिया। वो 3 भी डल गई, वॉइस ओवर करके, पीछे फुटेज आप ही की चल रही वॉइस ओवर के साथ,
पूरी भी पूरी दी। भी डाल दी। ठीक हो गया। इस पे होगा आपको रीयूज भी नहीं आता, आप एक ही वीडियो बार बार अपलोड हाँ, नहीं कर रहे, बिल्कुल सही ठीक हो गया। तो आपने जो फुटेज ले ली है उस फुटेज को आपने मैक्सिमम रीयूज करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आ सकें। इसके ऊपर यूट्यूब कुछ नहीं कहता, यूट्यूब प्रमोट करता, खुद कहता है भाई शॉर्ट्स निकालो। यूट्यूब ने फीचर दे दिया है ना हाँ, ऐसे लॉन्ग ही। में से शॉर्ट कट करने का, तो जिस चीज़ को यूट्यूब खुद प्रमोट करेगा उस चीज़ को यूट्यूब क्यों नहीं देगा। बिल्कुल। मुझसे भी एक सवाल हुआ, किसी ने कहा कि यूट्यूब शेयर करने पे आपका अकाउंट चैनल डिलीट कर देता है। ठीक है। मैंने कहा यार कॉमन सेंस है भाई, यूट्यूब ने शेयर का बटन दिया क्यों है? क्यों है? अगर वो नहीं चाहता कि लोग शेयर करें। हाँ, अगर आप शेयर करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं 10,000 लोगों का, उन्हें आप पे करते हैं या CPM करवाते हैं, उन्हें कहते हैं मैं हर लिंक आपको दूंगा, तो आपने वीडियो इन 10,000 लोगों ने फ़ौरन से वीडियो देख लेनी है। तो यूट्यूब को पता लग जाता है यार इसकी वीडियो को ये यही लोग 10,000 देख लोग रहे हैं। हर दफ़ा ही देखते हैं, हाँ। तो वो गलत है। शेयरिंग गलत नहीं है, गलत तरीके से शेयरिंग गलत ठीक है। है। तो रीपर्पस करना गलत नहीं है। अगर आप रैंडमली AI को देते हैं वीडियो, यार इसमें से 10 क्लिप निकाल के डाल देते हैं, तो वो आपकी एंगेजमेंट ख़राब करेगा। बिल्कुल सही है सर। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा कैश काउ चैनल पे। फेसलेस चैनल भी कहते हैं इसको, कैश काउ चैनल भी कहते हैं। इसकी आजकल बड़ी ज़्यादा धूम है, हर बंदा यही करना चाह रहा है और आसान भी है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, क्योंकि और इसमें ज़्यादातर लोग कर भी प्रीमियम कंटेंट है जो इंग्लिश कंटेंट है, तो उसके अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या ये चल रहा है इस वक्त, ट्रेंडिंग में है? जी, कैश काउ चैनल चल रहे हैं, अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच ये है कि AI के अंदर अगर आप कंटेंट थोड़ा सा भी लो वैल्यू बना दें तो वो मोनेटाइज नहीं होता। ठीक है। तो आपको कंटेंट हाईली वैल्यूड रखना पड़ता है। ओके, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आपका स्क्रिप्ट रिसर्च होना चाहिए, उसके अंदर से वैलिड इन्फॉर्मेशन आ रही हो, आपके एडिटिंग से देख के लगे कि आपकी वीडियो पे एडिटिंग एफर्ट हुई है, आपकी AI वॉइस जो आपने यूज़ की है वो ह्यूमन साउंडिंग हो। ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ टिप दे देता हूँ स्क्रिप्ट के हवाले से। आपने कंटेंट को ऑथेंटिकेट करना है। सही। आपने जो रिसर्च की है अपने, चाहे ChatGPT से भी कंटेंट लिखवाया है, वो जो आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स बता रहा है, आपने उसको वेरीफाई करना है कि भाई वाकई हैं या नहीं है। सही है। जब आपको मिल जाए तो आपने उनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, मैगजीन्स के, न्यूज़ आर्टिकल्स के, वेल नोन CNN से, BBC से, अल जज़ीरा से, ठीक और अपनी वीडियो के अंदर वो स्क्रीनशॉट आपने डिस्प्ले करवाने हैं। सही। ये आपके कंटेंट को ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, फिर आपने अपनी वीडियो में ये ज़रूर कहना है कि जी मैंने ये जो सारी वीडियो मैंने 10 मिनट की बनाई है, ये वेल रिसर्च वीडियो है। कंप्लीट रिसर्च को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, तो अगर आप कंप्लीट रिसर्च पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो तमाम रिसर्च के लिंक जो हमने पढ़े हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, आप जाके उस रिसर्च को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उस रिसर्च को आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लस आप क्या करेंगे, आप कैश काउ चैनल नहीं बनाएंगे, आप कैश काउ ब्रांड बनाएंगे। ओके। आप टिकटॉक पेज बनाएंगे उसका, इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे, ट्विटर हैंडल बनाएंगे उसका, ओके। और उन तमाम के लिंक आके यूट्यूब चैनल में लगा देंगे। सही। फिर उन तमाम हैंडल्स को आपने एक्टिव भी रखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीश और प्लेटफॉर्म टाइप। ट्विटर के ऊपर न्यूज़ का नीश है, जो न्यूज़ ज़्यादातर चलती हैं, तो अगर आपका लेट्स से सेलिब्रिटी से रिलेटेड चैनल है तो आप सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ वहाँ पे पोस्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप रील डालेंगे, फेसबुक के ऊपर आप यानी मिक्स कंटेंट डालेंगे। तो जब जो मोनेटाइजेशन होती है वो ह्यूमन रिव्यू से होती है। सही। जब इंसान ह्यूमन बंदा बैठ के आपका चैनल रिव्यू करने आएगा तो वो देखेगा भाई ये सिर्फ ट्रिक नहीं कर रहा हमारे सिस्टम को, प्रॉपर रिसर्च है, स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, रिसर्च के आर्टिकल के लिंक किसी ने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, प्रॉपर एक ब्रांड है। अगर आप वेबसाइट बना लें तो बल्ले बल्ले, तो आपकी मोनेटाइजेशन गारंटीड हो तो जाएगी। उन चैनल्स का क्या है? अभी जिस तरह मैं अक्सर देखता हूँ वीडियोस आ रही हैं उसमें कुछ जानवरों की वीडियोस हैं या कोई भी स्पोर्ट्स की वीडियोस हैं, उनको ज्वाइन करके पीछे वॉइस ओवर किया हुआ है, दैट्स इट। अब फॉर एग्जांपल ये जिस तरह भी ओलंपिक्स चल रहा है, ठीक है, ओलंपिक्स की मुख्तलिफ वो स्पोर्ट्स की वो लेंगे, इवेंट लेंगे, उनको जोड़ेंगे आपस में और पीछे बस वॉइस ओवर कर देंगे। मैं बता देता हूँ, लेकिन इस तरह कंटेंट में मैं एडवाइस नहीं करता, ठीक है। लोगों को मैं तरफ प्रमोट नहीं करना चाहता। कॉपीराइटेड कंटेंट पे बहुत काम हो रहा था, अब ये किनारे से ये इनकी मौत होने वाली है। सही। पहले क्या ट्रिक लगाते थे ये कि मोनेटाइज चैनल ले लें, 5,000 रुपये का हाँ, मोनेटाइज ठीक चैनल है। ले लें। अब वो चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, उसके ऊपर आप वीडियो डालते हैं तो पैसे बनते रहेंगे। अब वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब तो ऑलरेडी इसको चेक करके मोनेटाइज कर चुका हो है। चुका है। यूट्यूब को जैसे ये काम ज़्यादा होने लगा, यूट्यूब को समझ लगी, उन्होंने AI को इस काम पे लगा दिया कि आप पकड़ो। अब जो है वो AI पहले महीने नहीं पकड़ेगा, दूसरे महीने आपको पकड़ लेगा और आपका चैनल डिमोनेटाइज कर देगा और आपकी अपील भी रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। जो आप ये वाले काम कर रहे हैं, इसके वाले स्पोर्ट्स की कॉपी करने वाले, तो आपके पास किसी भी टाइम स्ट्राइक आ सकती है। ठीक है, तो वो जिस टाइम आपके पास स्ट्राइक है कि आपका चैनल उड़ जाएगा। तो ये सारे हैं हवाई रोजी वाले काम। दिहाड़ीबाजी है बस। एक दिन चल गया, 2 दिन चल गया, 5 दिन चल गया, 10 दिन चल गया, जितना कमा लिया, उसके बाद नया चैनल बनाएं, यही काम दोबारा करें, दोबारा से खपें। तो इट्स नॉट अ कैरियर पाथ। ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहे हैं।
इस तरीके से आप चलाते रहें इनको। तो जो जेन्युइन भी काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि प्रॉपर वेल रिसर्च्ड होना चाहिए सारा, आपने स्क्रिप्ट लिख लिया, सब कुछ कर लिया, आपकी वॉइस ओवर भी लगी पीछे। अच्छा, इसमें जो क्लिप तो डेफिनेटली आप कहीं से उठाएंगे ही, इंटरनेट से ही उठाएंगे, तो उसकी भी कोई ड्यूरेशन है कि इतने सेकंड से या इतने मिनट से कम हो तो आपको स्ट्राइक आने के चांसेस कम है, अदरवाइज स्ट्राइक आ जाएगी? यूट्यूब का जो सिस्टम है वो 5 सेकंड से बड़े क्लिप को ऑटोमेटिकली कंसीडर करता है फॉर कॉपीराइट। 5 सेकंड से बड़े क्लिप को, यानी कि अगर आप मेरा 5 सेकंड से बड़ा क्लिप यूज़ करते हैं तो मेरा जो कॉपीराइट का टैब है यूट्यूब स्टूडियो का, वहाँ पे शो हो जाएगा कि मुनीर ने आपका ये क्लिप इतने सेकंड का यूज़ किया। लेकिन अगर आप मेरा क्लिप 5 सेकंड से कम यूज़ करते हैं तो फिर मेरे पास शो नहीं होगा। अच्छा, मैं मल्टीपल टाइम आपके 4-4 सेकंड के 5-5 के यूज़ कर लूँ, वो भी मेरे पास शो नहीं होगा। ठीक है, सही है। लेकिन जैसे मेरी नज़र में आ गया तो मैं उस वीडियो का लिंक कॉपी करूंगा, अपने कॉपीराइट सेक्शन में जाऊंगा और स्ट्राइक इशू कर सकता हूँ। ठीक है। मेरे साथ एक केस हुआ कि इंडियन यूट्यूबर ने मेरी एक वीडियो कॉपी कर ली। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने ये ट्रिक लगा दिया कि 4-4 सेकंड उसने कट किया, दरमियान में थोड़ा थोड़ा अपना उसने लगाया और पूरी वीडियो करके उसकी वीडियो पे कोई 1.5-2 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, यार ये तुम्हारी वीडियो है, वहाँ लगी हुई है और इस पर इतने व्यूज़ आ गए। तो मैंने उसको रब्ता किया, मैंने कहा तुमने गलत काम किया, ठीक है। तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैंने फिर जाके स्ट्राइक इशू कर दी। सही। जैसे ही मैंने स्ट्राइक इशू की उसकी वीडियो डिलीट हुई, क्योंकि फेयर यूज़ तो नहीं था। तो उसकी वीडियो डिलीट हुई, फिर वो मेरे पास फेसबुक पेज पर रोता आया, उसने मुझसे मिन्नत समाजित की, फिर मैंने उसकी स्ट्राइक उठा ली। अच्छा, वापस हो जाती है स्ट्राइक? जी, वो स्ट्राइक वापस हो जाती है। मैंने स्ट्राइक अपनी वापस उठा ली और उसको मैंने रिट्रैक्ट कर लिया और उसने वीडियो डिलीट करके मुझे खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग भेज दी। मैंने नहीं कहा उसको डिलीट करो, मैंने उसको बस कहा कि यार ख्याल रखा करो। उसने मुझे खुद ही रिकॉर्डिंग करके भेज दी कि ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, तो स्ट्राइक इशू हो जाती है। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल ये है कि ये जब स्ट्राइक इशू हो गई, अब उसने ज़ाहिर है अगर मिलियन पे गई तो अच्छा खासा उसने पैसे भी कमाए होंगे इसमें, ये पैसे किसको जाते हैं? उसी के पास जाएंगे। उसी को जाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्राइक कर भी देते हैं तो आप क्लेम नहीं कर सकते इसको? नहीं। ओके, ये मेरे पास नहीं आएंगे। तो ये म्यूजिक के अंदर क्यों होता है ऐसा कि म्यूजिक का जिसका होता है उसको रॉयल्टी जाती है? क्योंकि म्यूजिक ने यूट्यूब के साथ अपना कंटेंट रजिस्टर करवाया होता है उसके लिए, म्यूजिक से अर्निंग के लिए। तो यूट्यूब का उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि आप इसमें से इतने परसेंटेज आप उसको देंगे, इतने परसेंटेज आप इधर। अच्छा, अभी इसमें शायद भी आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं यूट्यूब के अंदर भी और व्लॉगिंग में भी, हर तरफ जो है ना बच्चे जो है ना वो बड़ों से ज़्यादा एक्टिव होके आ रहे हैं। बच्चों के कंटेंट के ऊपर क्या पैसे बनते हैं? देखिए, यूट्यूब ने एक चेक बॉक्स दिया है स्पेसिफिकली यूट्यूब फॉर किड्स के लिए, इसीलिए मैंने पूछा, उसमें कमेंट का भी आ रहा होता है। हाँ जी, किड्स वाले के ऊपर एड्स बहुत लिमिटेड चलते हैं। ठीक है। इसलिए उनके CPMs थोड़े लो होते हैं। ओके। लेकिन उनकी एंगेजमेंट और व्यूज़ अच्छे होते हैं, क्योंकि किड्स बैठ के देखते हैं तो फिर देखते रहते हैं। लेकिन पैसे उनके ऊपर थोड़े कम बनते हैं। तो ये जो भी किड्स पे काम करना चाह रहा है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर एड्स कम चलते हैं, क्योंकि किड्स बड़ा लिमिटेड से काम हो जाता है। और इस वक्त मेरे दुनिया के जो बड़े चैनल हैं वो है भी नहीं कि बच्चों के ही हैं, वो विलादी रो जो दूसरे रेहान बच्चा, उसने तो अपने पता नहीं कितने ब्रांड भी बना लिए हैं। हाँ, इस वक्त सबसे बड़े यूट्यूबर्स में वही हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर पैसे कम बनते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके हैं। प्लस अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि किड्स देखते तो हैं लेकिन वो किड्स के लिए है नहीं, ठीक है, जैसे गेमिंग कंटेंट है, ठीक है, किड्स ज़्यादा शौक से देखते हैं लेकिन बड़े भी देख लेते हैं, तो उस कंटेंट के ऊपर अच्छे पैसे भी बन जाते हैं, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, वो तो डिफरेंट चीज़ आ जाते हैं, जिस तरह आजकल व्लॉग्स बहुत देख रहे हैं बच्चे, देख ही ये रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ देखें, जो किड्स का कंटेंट होता है ना, वो यूट्यूब किड्स में भी अवेलेबल होगा और नॉर्मल यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। ठीक है। तो अगर आप बैठ के देख रहे हैं किड्स वाला कंटेंट तो उसके ऊपर ऐड चलेगी। चलो फिर जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए वो गिफ्ट ही देते जाएं, कोई ऐसी ऐप बता दें। हर पेरेंट आजकल जो है ना तंग है बच्चे की एक आदत से कि बच्चे ने खाना भी खाना है तो मोबाइल के आगे बैठ के खाना है, बच्चे ने स्कूल से आना है मोबाइल चाहिए उसको, बच्चे ने सोना है तो मोबाइल देख के सोना है। कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकें कि जिसमें वो स्पेसिफिक टाइम के लिए देख सकें या कोई स्पेसिफिक ऐसा कंटेंट ना देख सकें, कोई है ऐसी ऐप? सर, गूगल की अपनी ऐप है, फैमिली ऐप। ठीक है, गूगल फैमिली, वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। आप जब अपने बच्चे के मोबाइल या टैबलेट के ऊपर जब उसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपने लिए कर रहे हैं या बच्चे के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे आप बच्चे के लिए करेंगे, वो आपसे आपका ईमेल मांगेगा। ओके, आप अपना ईमेल वहाँ पे देंगे, अपना पासवर्ड वहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद उसका कंट्रोल आपके फैमिली ऐप के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो फैमिली ऐप के अंदर से आप क्या कर सकेंगे, उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन वो ओपन कर सकता है, गूगल प्ले स्टोर से किस किस किस्म की चीज़ें डाउनलोड कर सकता है। अगर वो दूसरी चीज़ डाउनलोड करना चाहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि परमिशन दें। अगर आप, या उसके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपने वालिद के ईमेल का पासवर्ड डालें। सही।
तो अनऑथोराइज होकर वो नहीं, और ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, यानी कि जो टाइमिंग आपने अलाउ किया उस टाइमिंग में वो चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जो चीज़ आपने उसको अलाउ की है देखना, जो एप्लीकेशंस अलाउ की हैं वही एप्लीकेशन चलेंगी, बाकी कोई एप्लीकेशन चल पाएगी। ठीक है। और ये सिर्फ है एंड्रॉयड पे ही है, iOS पे ये नहीं है? सिर्फ एंड्रॉयड पे है। ठीक है। और इस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब अलाउ कर दिया, अब यूट्यूब के ऊपर भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा को स्पेसिफिक कंटेंट ना देख सके, तो उसकी है कोई फर्दर? यूट्यूब ने इसको सेपरेट कर देना, यूट्यूब किड्स कर देना, तो आप सर वो बच्चे तो को बच्चा किड देखता है, किड तो मैं कहता हूँ वो है भी नहीं है देखने वाला, बच्चा क्या देखेगा, क्या लर्निंग है उस पर, ठीक है? नहीं तो आजकल का नहीं, बच्चा कहाँ यूट्यूब देखता के है अंदर पे? फर्दर कंटेंट फिल्टर करना ना, उसके अंदर आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके कर सकते हैं कि 18+ दिखाना या नहीं दिखाना। ओके, इतनी एक लिमिट, बड़ी बेसिक सी फंक्शनैलिटी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं सही। लास्ट पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई जाते जाते मशवरा देना चाहें कि ये एक स्पेसिफिक निश है जो आजकल ट्रेंडिंग में या आने वाले टाइम में ट्रेंडिंग हो सकती है? देखिए, मैं कंटेंट क्रिएटर को ये कहूँगा कि अपने कंटेंट को, मैं निश तो नहीं इनको दूंगा ट्रेंडिंग वाली, लेकिन ये कहूँगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करें, ठीक है। लेकिन ये काम ना करें कि फिर सारे ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं। मिक्स करें कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर, 20% आप ट्रेंडिंग रखें, ठीक है। ठीक है, बाकी का 80% जो है वो आप अपना लॉन्ग जो है वो लास्टिंग कंटेंट जो है ना वो अपना रखें। ठीक है। इवन विद ट्रेंड जो होते हैं वो नॉर्मली एक टाइम स्पैन के लिए आते हैं, फिर ड्रॉप कर ऐसे जाते ही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो आपका एवरग्रीन कंटेंट होता है वो आपके चैनल की हेल्थ को लंबे अरसे के लिए जो करके रखता है। तो अपनी नीच से रिलेटेड ट्रेंड को ट्रेंड को लेके आए, ताकि वो आपको सब्सक्राइबर और व्यूज़ और इंस्टेंट सब्सक्राइबर की तरफ जो है वो थोड़ा सा हेल्प आउट करे, लेकिन एवरग्रीन को ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, Thank बड़ा you, मज़ा मुनीर आया भाई, और आपने एक जज़ाकल्लाह। बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर किया, और जो कि नज़र भी आता है आपकी वीडियोस में भी। तो बड़े अरसे से मैं ये चाह भी रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ों पर डिस्कस किया जाए जो कि हो नहीं रही या जिनके ऊपर बात नहीं की जा रही। बहुत सारे लोग डेफिनेटली वीडियोस बनाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, लेकिन बात वही है, कोई कहता है मैं 2 महीने में मिलियन पे पहुंचूं, कोई कहता है 6 महीने में पहुंचूं, लेकिन जो आपने टिप दी कि भाई 3 साल जो है ना, 3 साल जेन से निकाल दे, 3 साल का अरसा लगेगा। पहले भी हो सकता है, लास्ट में नहीं, लेकिन एक एवरेज जो है, जो टाइम है वो 3 साल लगेंगे। लेकिन उसके बाद जो आपका चैनल बनेगा या जो आपका कंटेंट फिर जाएगा आगे, वो याद रहेगा। बिल्कुल ऐसी कैश को में जल्दी हो जाता है, ये कैश को में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बना रहे हैं या आप फैक्ट्स के ऊपर बना रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाता है। लेकिन मैंने 3 साल दिए हैं एक इन्फ्लुएंसरशिप के टाइप, अगर आप बनना चाहते हैं, आपने कंसिस्टेंट रहना है, कंटेंट बनाना है, तो वो आपको 3 साल का टाइम है। 6 से 8 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, थोड़े बहुत पैसे बनाना शुरू कर देगा ऑन एवरेज। साल एक में आपके बस किचन इनकम थोड़ी सी बनने स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो रियल आपको मज़ा आएगा ना कंटेंट की समझ आने के बाद, रीच लेने का, वो 3 साल आपको मिनिमम लगता है। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया Thank ये you, वैल्यूबल नॉलेज शेयर करने का। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। वैसे तो हमारे यहाँ इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने की जो है इतनी ज़्यादा एपेटाइट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें मसाला ही चाहिए, लेकिन हम अपने हिस्से का सर डालते रहेंगे, अपने हिस्से का जो कम्युनिटी गिव बैक वो करते रहेंगे। 100 लोग देखें या 1000 लोग देखें या मिलियन देखें, हमारी जॉब डन है। मैं सर इस पे एंड पे जाते आते ना एक शाकिर शिरवादी का शेर सुनाऊंगा Please, इसी चीज़ के ऊपर आपको, आपके काम के हवाले से। जी, वो कहता है, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, क्या बात है। तू डीवा बाल के रखचा, डीवा कहते हैं दिए को, दिए को, हाँ। तू डीवा बाल के रखचा, हवा जाने खुदा जाने, हाय हाय। खिज़ां दा खौफ ता माली को बुजदिल कर नहीं सकता। खिज़ां के खौफ से माली बुजदिल नहीं होगा कि मैंने काम नहीं करना। खिज़ां दा खौफ ता माली को बुजदिल कर नहीं सकता, चमन आबाद रख, बादे सबा जाने खुदा जाने। क्या बात है, क्या ये बात पूरी थी वे ना थी वे, ये पूरी हो या ना हो, मगर बेकार नहीं वेंदी। है, क्या बात है। दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस तरह के लोगों के साथ जब मैं बैठता हूँ तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बोला ये गलत है ये सही है, ना ही ऐसा है कि जो आसिफ साहब बोल के गए वो गलत है सही है। दोनों का एक्सपीरियंस है। एक बंदे ने एक डिफरेंट तरीके से रिसर्च की एक ही प्लेटफॉर्म की, दूसरे बंदे ने डिफरेंट तरीके से रिसर्च की एक ही प्लेटफॉर्म की, दोनों सक्सेसफुल हैं। सिर्फ ये एक ही टॉपिक को लेके 2 या 3 लोगों के साथ बातचीत करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जो साजिद साहब ने किया है वो अपनी जगह प्रूवन है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। जो आसिफ साहब ने किया है वो अपनी जगह प्रूवन है, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे जैसे नालायक लोग जब इनके साथ बैठते हैं तो हमें भी सीखने का बड़ा मौका मिलता है। और आप लोग जिनके लिए ये हम सारी मेहनत करते हैं, आप तक भी ये चीज़ें पहुँचती हैं। पसंद आए तो भाईजान आगे आप लोग भी कोशिश करें अच्छा कंटेंट बनाने की, अदरवाइज़ अल्लाह वाले जी, फिर और कुछ नहीं कह सकता। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।